resources are free gift of nature and very useful elements of environment. चलो खत्म हो गया है So उसका क्वेश्चन कराएंगे. रिसोर्सेस क्या होते हैं? दैट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जिसको जमीन से निकाला जा सके, ठीक है, और इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी ऐसा ना हो कि उसके निकालने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरली यानी उसमें से ऐसे कुछ ना हो कि हम बहुत सारे जानवरों की हत्या करके वो रिसोर्स निकालें. तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. इसको रोटेशन डाल दो, नहीं चाहिए. अच्छा, सो देखो, रिसोर्सेज आर फ्री gift of nature which are technologically, तो टेक्नोलॉजिकली क्या हो? एक्सेसिबल हो. हमारे पास ऐसी टेक्निक हो कि हम उसकी डिगिंग कर सकें, माइनिंग कर सकें. इकोनॉमिकली फीजिबल. तो वो क्या लिखा है? रिसोर्सेज आर, ये गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर ने हमें जीवन ही नहीं दिया है, हमें जीने के साधन भी दिए हैं. सो इट इज बेस्टोड टू अस बाय नेचर. ये हमें प्रकृति के द्वारा वरदानित है. सो नाउ कल्चरली एक्सेप्टेबल, उसके निकालने से किसी की भावना आहत ना होती हो, उसको हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं. एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस बेसिस. सो जो रिसोर्सेज होते हैं On the basis of origin. ऑन द हाँ सर, चार Natural and बेसिस ऑफ, ओरिजिन, अबायोटिक, हम उसको कैसे पाते हैं? तो वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? तो बायोटिक और अबायोटिक. जैसे फॉरेस्ट एक बायोटिक रिसोर्स है. किसी जगह का जो कैटल है वे बायोमास है, वो सब हमारा रिसोर्स होता है. किसी जगह के जितने मवेशी होते हैं, पशु, वो सारा रिसोर्स होता है. इसके अलावा एबायोटिक में सॉइल आ जाएगी, ठीक है, और सर बायोटिक लिविंग होते हैं ना. हाँ, ये लिविंग है. और ये कैसे होते हैं? एबायोटिक नॉन लिविंग. नॉन लिविंग हो सकते सर हैं. बिल्डिंग हो सकता है, टेक्नोलॉजी. हाँ, कोई भी चीज़ हो सकती है. एबायोटिक में हमारे पास सॉइल भी हो सकती है, ब्रेक का स्ट्रक्चर हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. वाटर भी एबायोटिक सर रिसोर्स रिसोर्स नाम है है. तो सर कोल हो सकता है. क्या? कोल. वो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. कौन सा? कोल. कोल भी हो सकता है. तो बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स. सर केटल क्या होता है? कैटल यानी मवेशी, पशु लोग, बर्ड्स. अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. ऑन बेसिस ऑफ जो रिन्यू हो सके. अगर हम फॉरेस्ट कट करेंगे तो नया उगा सकते हैं कुछ समय बाद, तो वो रिन्यूएबल है. विच विल बी रिन्यूड आफ्टर द स्पैन ऑफ टाइम. जियोलॉजिकल पीरियड के लिए, और नॉन रिन्यूएबल जो एक जियोलॉजिकल पीरियड के बाद ही जो बहुत सालों के बाद बने हैं, इतनी आसानी से उसे नहीं पा सकते हैं. रिन्यूएबल में अगर हम वाटर यूज करेंगे तो वाटर साइकिल में फिर से आ जाएगा. सोलर, फॉरेस्ट, ठीक है, हाँ, ये है. और कोई चीज़ जो इनएग्जॉस्टिबल है, रिन्यूएबल की क्या बात है? खत्म नहीं हो सकता, खत्म ही नहीं होगी. infinite. तो रिन्यूएबल में क्या रखा जाए? वो तो इनएग्जॉस्टिबल ही है. और कुछ ऐसे होते हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल, मिनरल, जितना है उसे हम यूज कर सकते हैं. अब आप देखें, On the basis of ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, community, international, national. कैसे renewable है?
क्योंकि अगर आपने रिवर वाटर यूज़ कर लिया तो थोड़ी दिन बाद वाटर साइकिल में फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन होगा, और वो जो हमारी प्लेट्यू है ना दक्षिण के पहाड़ कावेरी गोदावरी नदियों में फिर से एक बार पानी भरेगा और फिर से लोगों की फसलें लहराएंगी। तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ऐसी होती हैं जो साल भर बहने वाली नदियाँ हैं और कुछ सीजनल रिवर्स होती हैं। Yes, sir. So that is resources on basis of ownership. सर ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन का एक साइकिल है, उसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है वो अपने ऊपर रिसाइकल होता रहता है। नहीं, ऊपर ओरिजिन है। हाँ? ओरिजिन है। ओरिजिन भाई ओरिजिन ऑक्सीजन या ठीक है, ओरिजिन के आधार पर कि वो कहाँ से आए हैं, जीवित व्यक्तियों से आए हैं कि मृत व्यक्तियों से। तो अब ये देखो इंडिविजुअल रिसोर्स, कुछ हमारी घर की संपत्ति है, निजी संपत्ति, उसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल। कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी के होते हैं, कोई जैसे नेशनल, हमारे इंटरनेशनल। गोल्फ कोर्स है, गार्डन, ये कहिए तो वो उनके लोगों के लिए कम्युनिटी पार्क, पिकनिक स्पॉट, कम्युनिटी पार्क। विद्या पार्क। ऐसे अंदर भी तो एक कम्युनिटी हॉल बना है जिसमें पार्टीज होती हैं। हाँ और आपको नेशनल रिसोर्स भी होते हैं इंटरनेशनल और कुछ होते हैं इंटरनेशनल, जैसे समुद्र है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स 200 है 12 नहीं वो तो नेशनल में होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिसोर्स सर एक बार गूगल पे देखो। देख लेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्स जो 200 है, ठीक है। अब देखो इंडिया की 12 इंडियन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये भी चीज हमें देखनी वाली है कि रिसोर्सेस का स्टेटस क्या है। ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो कितने डेवलप, पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व स्टेटस ऑफ, तो इसके भी 4 टाइप हैं। That is, resources can be potential developed stock and reserve. स्टॉक एंड रिजर्व सर एक बार ना आप साइंस करा दीजिएगा सर, उसमें थोड़ा हाँ, अभी हम उसको सारा देखो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें जो potential अभी है, हमने वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है उनमें वो छपता है कि वो हमें बहुत कुछ दे सकें, लेकिन अभी हमने उसे ठीक से Technology एक्सप्लॉइट नहीं किया है। टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, टू यूज इट। टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल टू यूज। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सर जियोथर्मल एनर्जी का विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी एनर्जी। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सेंटर में मोल्टन मैग्मा है। हाँ तो अगर हम यहाँ से एक यू पाइप निकाल दें, तो यू पाइप में अगर हम यहाँ से पानी डालें तो उस मैग्मा से होते हुए यहाँ से भाप निकलेगी, और भाप से अगर हम एक टरबाइन चला दें तो टरबाइन चलेगी तो क्या होगा, उससे बिजली बनेगी। या फिर सर वाटर से या कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि स्टीम से तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। पानी डालो, स्टीम निकलेगा अंदर से, तो वो जियोथर्मल एनर्जी। और कई जगह ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स भी हैं जहाँ से धुआं निकलता ही रहता है, तो वो फिर वहाँ पर हम उनसे काम ले सकते हैं। हम जो कोयले से बिजली बनाते हैं उससे अच्छा ज़मीन से जो भाप निकल रहे उसी को ना यूज़ कर लें, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से हम बहुत सोलर पैनल लगा सकते हैं, फिर हमें बिजली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विंड एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, ये जो विंड मिल चला सकते हैं, पवन चक्की,
फिर आपने वो दिखाए थे ना सोलर में भी नहीं। हाँ, तो अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में वाटर। क्वांटिटी कोल क्या बोलिए? सर डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता हो। हाँ, तो कोल, मिनरल, ऑयल, वाटर, इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नोन। उसको हम यूज, आपको सब चीज़ पता है। अब जरा देखिए स्टॉक क्या होते हैं और रिजर्व क्या होते हैं कि स्टॉक जो फ्यूचर के लिए हाँ, स्टॉक रिसोर्सेज एंड फ्यूचर। सर मुझे ये ओनरशिप समझ में नहीं आया। अभी ओनरशिप भी बता देते हैं। तो स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में पहले देखते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज बुक में दिया हुआ है क्या? हाँ मतलब बल्ब। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड और सर मतलब वो हमारे काम आ सकता है। सर जो हम अभी से बचा नहीं वो रिजर्व नहीं होता जो है। रिजर्व है ऑलरेडी। हाँ, which can be used as a resource of energy, but we do not have the required technical knowledge. और reserves क्या होते हैं? Are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technology, but their use has not now been started. इसकी बुक निकाल लेते हैं। बात मत करो बेटा गजेंद्र, देखो कल भी तुम कर रहे थे ना। सर वो स्टॉक होता है जो मतलब हमें पता है जो फ्यूचर में को कर सकता है। सर वो फैन ऑफ कर दो। सर मैं बताऊँ इसमें लिखा है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द appropriate technology for this. सर लिखा तो है। सो कई हैं। एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज में? इन्होंने बताया है द रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन रीजन, स्पेसिफिक तो रीजन ऑफ आप उसको यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इनॉर्मस पोटेंशियल, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। सो उसे प्रॉपर्ली यूज नहीं किया सर गया। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान गुजरात में, लेकिन हमने उसे भी यूज किया नहीं है। लेकिन पोटेंशियल है तो उसमें। वो पोटेंशियल है उसमें, हम चाहें तो यूज कर दें। यानी दो रिसोर्सेज अवेलेबल बट वी हैव नेग्लेक्टेड इट। यहाँ पर जो हवा है ये 20 से 25 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है, तो उस हवा से पवन चक्की घूमती रहती है। तो लेकिन हमने क्या किया, इतनी विंड मिल नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई। हम चाहें तो उससे बिजली बना सकते हैं। या गुजरात में भी हवा चलती है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। सो विंड मिल्स आर देयर, वो पोटेंशियल रिसोर्स है, हम उससे बिजली बना सकते हैं। बट इट इज़ नॉट हैड बीन यूटिलाइज्ड फुल फ्लेज। हमने उसको पूरी तरीके से अभी, हाँ टेक्नोलॉजी है, विंड मिल की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज किया नहीं है। नहीं किया है। सर क्यों नहीं किया? सर लेकिन क्यों नहीं गुजरात किया है? में- क्योंकि जो विंड मिल है वो जब चलती है तो डस्ट की वजह से किसी न किसी वजह से बंद पड़ जाती है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हैवी होती है। इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपोजर ऑफ एक्सट्रीम सनलाइट, डस्ट। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि उसमें कुछ न कुछ खराबी आ जाती है और 100 में से 50 तो बंद ही पड़ी रहती है। तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। समझ आई बात कि नहीं? तो इसलिए फिर भी ये पोटेंशियल रिसोर्स है, हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। विंड जैसे गुजरात एंड राजस्थान हैज़ द रीजन, ठीक है, हैविंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो कोई भी रीजन जो हो सकता है, सो द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड कंप्लीटली। सिर्फ पानी से भी तो बिजली बनती है ना। देखो इसको लिखो, द रिसोर्स विच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड कंप्लीटली, तो उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे जियोथर्मल एनर्जी हमारे यहाँ भी नीचे है, अगर एक ऐसा पाइप डाल के पाइप निकाल लो तो एक तरफ से पानी जाता रहे और भाप निकलती रहे, हमको क्या गर्म करने की ज़रूरत है?
तो हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर सकें, ज़्यादा नहीं तो 200-300 मीटर तक अंदर और ज़्यादा डालना पड़ेगा, 1 किलोमीटर तक डालना पड़ेगा, तो फिर वो हम उसके कोर में पहुंच जाएंगे, थोड़ा अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ ऐसे हॉट स्पॉट भी होते हैं नेचर में जहाँ पर क्या होता है, मोल्टन मैग्मा जस्ट नीचे ही है। तो ऐसे मतलब वहाँ पे आप देखोगे जो जियो थर्मल एनर्जी है तो वो बिल्कुल वहाँ से स्टीम निकलने लगती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये देखो, तो जियो थर्मल एनर्जी में वो फिर वहाँ पे बहुत सारा काम किया जा सकता है। ये देखिए, जियो थर्मल एनर्जी। सो ये देखो, सर कॉल आ आने दो। कार्तिक को ये देखिए, तो कहीं कहीं पे गल्फ स्ट्रीम है, कहीं कहीं से बहुत गर्म जलधारा निकलती है, तो वो भी हो सकता है। ज़्यादा गर्म है। कहीं कहीं स्टीम भी निकलती है। सर मतलब मोल्टन मैग्मा से तो जल जाता है ना। अबे तो धरती के सर नीचे ऐसा कोई होता नहीं, मिलता नहीं है मैग्मा से। जैसे नहीं यहाँ पर पानी ऊपर पानी है, खोदते हैं जियो थर्मल एनर्जी साइट्स। कोई बात नहीं। और जियो थर्मल पावर, ये देख लीजिए, इसमें कुछ होगा। चलो, ये देखो, सर यहाँ से फ्लैश ठीक है। फ्लैश ये ये क्या होता है, कहीं कहीं धुआं निकलता रहता है, स्टीम निकलती रहती है। कहाँ पर है? देखो 7 स्पॉट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर इस तरीके से हीट निकलती रहती है। तो वहाँ पर क्या है कि बिल्कुल धरती के नीचे ही जो स्टीम है, पानी अगर वहाँ पर मोल्टन मैग्मा के संपर्क में आ जाए हाँ तो उसकी तो वो स्टीम निकलेगी वहाँ से, तो वो स्टीम निकलती ही रहती है। तो मतलब सर ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होगी ना जहाँ पर बारिश। ज़्यादा वो भूकंप आते रहते हैं ना, वो भूकंप नहीं, क्या कहते हैं, वॉल्केनो, हाँ वही सब होता है। ये देखो कहीं पर ऐसे ही वो स्टीम ही निकल रही अंटार्कटिका है क्या? नहीं स्टीम नहीं निकल रही, फैक्ट्री का वो धुआं। फैक्ट्री का धुआं है, लेकिन ऐसी स्टीम भी होती है, तो दिखा देगा इसमें। तो समझ में आई।
आइलैंड में भी इस तरीके का होगा। किसमें? आयरलैंड, आइसलैंड। हाँ आइसलैंड में पता है आइसलैंड। ठीक है, इससे दिखाई दी वो जो साइंस की बुक है उसमें जियोथर्मल एनर्जी का अच्छा दिखाया गया, तो उसमें कोई साइट है वो दिखा देंगे आपको, या आपके पास भेज देंगे। जमीन से स्टीम निकल रही है, अभी टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर एक बार पोटेंशियल और स्टॉक का डिफरेंस बता दो। तो ये देखो जियोथर्मल पोटेंशियल, ये देखो ये मिल जाएगी आपको, ये जमीन से निकल रही है, वो ऐसे ही निकल रही है बस। फिर उठाई लो। सर वर्किंग से देखो फॉर्म, ये देखो समझ में आई बात? जमीन से निकल रहा है कि नहीं, उसमें बॉइलिंग वाटर है, कुछ भी पका दो, तो इसमें गर्म करना है कुछ? कुछ भी कर लो। ओके अब देखो, हाँ तो पहला हमें क्या मालूम है, पोटेंशियल। ऐसे हैं पोटेंशियल रिसोर्स जो कि हैं, लेकिन हमने उसे यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं, किसी न किसी वजह से। सर सीधा लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब नॉट वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से महंगे पड़ रहे हैं हमको। अब जैसे हम क्या हैं, विंड एनर्जी है हमारा, वो बंद हो जा रहा है, हम सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी, सोलर पैनल है 3.5 लाख का आता है, तो लोग लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से नहीं लगाना चाहते हैं। 3 साल तक ठीक है, क्योंकि चलता है, फिर उसके बाद वो हिलने डुलने लगता है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है प्रॉब्लम। समझ में आया? उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्टर्डी नहीं होता है। या ऐसा है विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का जहाँ स्पॉट होगा वही तो लगाएगा। हमारे पास विंड एनर्जी के रिसोर्स हैं, बट विंड एनर्जी के विंड एनर्जी में जैसे आप हेलीकॉप्टर से जाओ तो यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर पाली के आगे ये मिलते हैं। हम लोग रेंज पर जाते थे तो वहाँ पर ये मिला करते थे। तो वहाँ आप ये देखोगे कि पहले ये जो विंड मिल्स लगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। अब उतना एरिया लगाओ और जो घर जले 500 घरों की बिजली चल पाए, और उसमें तुमने इतने बड़े एरिया में लगा दिया। चूँकि राजस्थान में सब रेत है, यहाँ लगा दोगे तो क्या शहरों में लगा पाओगे? तो वहाँ के लोग तो नहीं कहेंगे भाई हमारे गांव में हमारे खेत में लगाओ, उनको खेती करनी है। तो इस तरीके से इसे बहुत बड़े एरिया में लगाना पड़ता है, घर की बिजली चलती है 500। समझ में आई बात कि नहीं? तो है ऐसे हमारे पास सोर्स है, लेकिन वो फिजिबिलिटी या कम महत्व की वजह से वो चल नहीं पाते। सर जैसलमेर में है। जैसलमेर में जाने पे दिख जाते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, अब देखो, सर एसी कम कर दो। अब देखिए अब यहाँ पर अगला देखो, दूसरा क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते क्वांटिटी हैं? एंड क्वालिटी पता होती है। Which are surveyed and quantity have been determined. The developed resource depend on technology and level of their feasibility. हमें सब कुछ पता है, वो सब कुछ कितना कितना है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, on the basis of टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी हम जितना चाहें उसका दोहन कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट, वो हमारा वेल डेवलप्ड है, हमको मालूम है कि कितना जमीन के अंदर है। तो उसमें क्या हो सकता है कि कोल, मिनरल ऑयल हम निकालते रहते हैं। प्रॉपर एक्सपेंडिचर नहीं, जिससे तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे आप ये देखो कि गल्फ कंट्रीज हैं, तो वो उतना तेल नहीं निकालती कि बहुत सारा निकाल दें। अगर बहुत सारा निकाल दें तो क्या तेल सस्ता नहीं हो जाएगा? तो थोड़ा थोड़ा निकालती कि महंगा भी बना रहे, उनका काम चलता रहे। उनको मालूम है कि उनका तेल 200 साल तक चलेगा। तो अगर वो अभी बहुत सारा निकाल लें तो फिर 100 साल बाद वो करेंगे क्या? उनके पास तो तेल के अलावा कुछ है ही नहीं। तो लोग उनसे कह रहे हैं तेल महंगा है, यूक्रेन रशिया नहीं दे रहा है, तुम डबल कर दो तेल का प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं हम क्यों करें? क्योंकि उन्हें मालूम है कि कितना रिसोर्स है और कितना निकालना चाहिए। ज़्यादा निकाल देंगे सस्ता हो जाएगा, उन्हीं को तो घाटा होगा। सर लेकिन गल्फ कंट्री 1% ही अपना इकोनॉमी तेल से भरती है और 99% अलग चीज़ है। हमें ऐसा जानकारी अच्छा उसको पता चल जाता है एक दिन खत्म। सर दुबई से अब देखो स्टॉक अब वो कुछ अल्टरनेटिव सोर्स डेवलप कर रही है कि जिससे कि कुछ हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए स्टॉक क्या होता है। बात इतना कर इधर ध्यान दीजिए। मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। कुछ ऐसी चीजें हैं स्टॉक में जैसे कि वाटर इज मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट। अब हम लोग, ये बहुत बड़ी बात है कि हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस ड्रिवन
हमारी ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में अभी 10% यूजेज हो रहा एनर्जी के है, तौर पर। एडिटिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, लेकिन हम इसे बढ़ाने वाले हैं। अभी हमने पिछले उसमें जनरल में पढ़ा था कि जर्नल में कि 20% तक हमने हाइड्रोजन यूज़ किया है। अगर हमारी डिपेंडेंसी ये बढ़ गई तो हम ना सिर्फ विश्व को दे पाएंगे एक क्लीन फ्यूल, हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे। तो हमारे पास ही ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमारा बहुत सारा रेवेन्यू बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में ही चला जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें, तो हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं कि उसका स्टोरेज कैसे किया जाए उससे, ठीक है कि नहीं। तो वाटर कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर को ही तो तोड़ते हैं और वो हाइड्रोजन एक फ्यूल है। इवन स्पेस टेक्नोलॉजी में भी वही हाइड्रोजन से स्पेसशिप चले जाते हैं कहाँ कहाँ। तो हम अगर उसे चाहें तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल और स्टॉक में? यानी पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं कि उनके लिए हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं आइदर ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ इकोनॉमी, और ये भी कई चीज़ें पैसे के आधार पर या और कुछ रीजंस हो सकते हैं कि स्पेस के आधार पर नहीं, वो हमें जम नहीं रहा है। समझ में आई बात कि नहीं, वो चीज़ सही नहीं पड़ रही है, और नहीं तो मजबूरी हो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन इसमें स्टॉक में क्या होता है, हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। समुद्र में इतना पानी भरा जाए तो जितनी हाइड्रोजन बना लो, स्टॉक है। एक्वागार्ड का जो फिल्टर समझ आता में है आई वहाँ बात? से तो पानी स्टॉक लिखें कि स्टॉक में क्या होता है कि वाटर स्टॉक क्या है, मटेरियल इन एनवायरनमेंट। ये मटेरियल एनवायरनमेंट में है, एनवायरनमेंट which has capacity to satisfy human needs, which has enormous capacity to satisfy human needs, but technology is not yet available, ठीक है, या वेरी प्रिमिटिव स्टेज में, या तो प्राथमिक अवस्था में कि अभी इतनी है ही नहीं अवेलेबल। हम चाहें तो हाइड्रोजन हमने बना ली, लेकिन हम उसको सिलेंडर से भेजें तो उसके बस्ट होने का खतरा भी है। मान लो अगर हम उससे क्या करेंगे, तो अगर वो चीज़ बस्ट हो जाएगी, क्योंकि वैसे सिलेंडर उसमें बहुत मोटे मोटे सिलेंडर चाहिए, तो वो लोग फिर क्या किया जाए, समझ में आई बात कि नहीं। अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वाटर स्टॉक में हमारे पास वो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल है, अभी यूज़ में ही नहीं है। बस हम कल्पना कर रहे हैं हाइपोथेटिकली कि ये हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। अच्छा, मतलब जैसे ओशन पड़ा हम अभी उसको वाटर नहीं ले सकते, ले नहीं सकते, किसी दुनिया के किसी देश ने उसको लिया नहीं है, बट वो स्टॉक है। और सब देश के वैज्ञानिक इस बात पे सहमत हैं कि हम हाइड्रोजन से अपने आगे की व्हीकल चलाएंगे, जैसे स्पेसशिप में चलती है। हाइड्रोजन गैस से चलती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन जाता है, वही वो पीते हैं, वही चलाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। और सोलर एनर्जी पड़ती है, टूटता है, जुड़ता है, वो पूरी ज़िंदगी चलता रहे, पूरी जिंदगी। भाई पूरी ज़िंदगी चलता है। इवन जो उनका यूरिन है वो भी क्लीन होके वो वाटर के तौर पर पीते हैं, और उसी से हैं जो स्पेसशिप वाले, और वह उसी से ही उनकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो सेल हैं, जब 11th और 12th में जाओगे तो ये बुक में पढ़ोगे कि किस किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है। इसी की बुक है, दीदी और भैया की किताब है, तो पढ़ लो। अब देखो इतना लोग रिजर्व देखिए, उतना वो ले नहीं जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, पानी और सेल है ना, उसी की साइकिलिंग से होता रहता है। अब जरा देखो कि व्हाट इज रिजर्व्स, दीज आर सबसेट ऑफ स्टॉक व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी। सो सबसेट ऑफ स्टॉक होता है, ये एक तरीके से क्या है, दीज आर केप्ट अनयूज्ड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर kept जनरेशन, unused for forthcoming generation, या future जनरेशन। generation, ठीक है, जनरेशन भी से बचा के रखना है कि नहीं, यही तो हम अंतिम मानव जाति नहीं कि हमारे बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज फ्यूचर स्टॉक होता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है? फ्यूचर स्टॉक किसी भी चीज का एग्जांपल
मतलब से हो सकता है, अभी बता रहे हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी चौथी चीज है इसमें रिजर्व भी हो सकते हैं, किसी भी चीज का रिजर्व है। अगर हम कोल का करें कि या किसी भी का करें तो हम पूरा कोल नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब तो हम उसमें से कुछ पोर्शन रखेंगे आगे के लिए, अच्छा कुछ फॉरेस्ट रखेंगे कि सारा जला नहीं देंगे। जो भी आप यूज करते हो तो उसमें से क्या है, कूड़ा जैसे लगेगा। कुछ भी है फॉरेस्ट है तो इट इज केप्ट रिजर्व, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल क्या हुआ प्राची, फॉरेस्ट फॉरेस्ट और रिवर वाटर है तो रिवर वाटर को या क्या फिर सर हम अपने घरों के ऊपर सर वो रखते हैं ना कि रेन वाटर कलेक्ट हार्वेस्टिंग, कुछ भी ऐसा रखोगे। अच्छा इधर शिवम आपसे पूछ रहे थे जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमारे घर के हैं, और कभी कभी कम्युनिटी होती है, जैसे यहाँ अरविंद नगर है या कोई और नगर है या गोल्ड फोर्स है या आप अंदर एयरफोर्स में भी कुछ आपके अपने हॉल है रिक्रिएशन रूम, तो वहाँ पे सब लोग पार्टी करते हैं, वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से कम्युनिटी होती है, कुछ नेशनल प्रॉपर्टी होती है, और जो सी है वो इंटरनेशनल है। जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है क्या, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में चाइना अपना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि वहाँ अखंड प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं। इट कंटेन्स द ठीक है लार्ज नेचुरल रिसोर्सेज। हाउएवर चीन हैज आइड ऑन दैट इज साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है, चाइना के बीच में पड़ता है, ठीक है, और इसी तरीके से मलेशिया, तो इन सब के बीच में वो जो रीजन पड़ रहा है तो उसमें वो अपने वो लगा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका दो है इंटरनेशनल है। अच्छा लेकिन अगर उसे कोई एक लेना चाहेगा तो सारे देश उसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे। हाँ तो इसलिए कुछ ऐसी होती है जो किसी एक देश की नहीं होती, वो इंटरनेशनल की होती है। तो सी में जो चीजें हैं वो सब किसकी हैं, तो सर वो ऐसे नहीं इंटरनेशनल। करते कि इंटरनेशनल में तो कोई भी जा सकता है अपना शिप लेके। कोई भी नहीं जा सकता है और कोई भी कुछ भी उसका दोहन नहीं कर सकता, पानी के अंदर से चीजें नहीं निकाल सकता। ठीक है निकाल सकते हैं हाँ। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, वो मना है। सब परमिशन लेके करते हैं। अब रिन्यूएबल में क्या है कि वाटर और फॉरेस्ट, बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि क्या क्या चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो कि नाउ बात नहीं करोगे तो वो पढ़ रहा है नया स्टूडेंट है। सर इससे एक मार्क आएगा। अच्छा देखिए इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन, ये क्या बना रहे हैं? पहला पेज में बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, बिटवीन सर बुक दीजिए। नेचर अभी दे रहा हूँ एंड इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री की चलेगी। चलो क्या है समझ। ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है, क्या वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते को यूज करे, और फिजिकल एनवायरनमेंट है जो नेचर है, तो नेचर में रिसोर्स है, यस सर। और तीसरी चीज का इंस्टीट्यूशन, चलिए क्या है? अभी बता रहे हैं। तो अगर सर इंस्टीट्यूट अभी बताया ही नहीं, आप सवाल पहले करो तो हम कहाँ बता पाएंगे। अभी हमने कुछ बताया क्या, तो यानी इन तीनों की मदद से वो नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कौन? ह्यूमन, अच्छा। ह्यूमन इसमें सेंट्रल पॉइंट है। तो ह्यूमन नेचर ले, उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन या माइनिंग इंडस्ट्री कहीं लगाए, Yes. और अपनी टेक्नोलॉजी ला, खुद की नहीं है तो फ्रांस से मंगवाए। तो टेक्नोलॉजी ला इन तीनों की मदद से वो क्या करे, रिसोर्सेस को निकाले, उसको प्योरीफाई करे, और उसको इंस्टीट्यूशन क्या एक बार बताएंगे? इंस्टीट्यूशन का मतलब हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब है माइनिंग इंडस्ट्री, गोल्ड माइन। इंडस्ट्री, बिल्डिंग, मशीन, समझ में आई कि नहीं।
और उसमें इंडस्ट्री होगी और इंस्टीट्यूशन में मैन पावर भी आएगी, जो स्किल्ड भी होगी और अनस्किल्ड भी होगी। समझ में आया? सर ये ड्रॉ क्या किया? सर अनस्किल्ड कैसे? अनस्किल्ड मैन पावर, कुछ लोग माइनिंग करेंगे, कुछ लोग उसका फिर क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, मतलब प्योरिफिकेशन करेंगे। तो अलग अलग लोग अलग अलग हैं। तो मैन पावर लगती है, बिल्डिंग लगती है, इंडस्ट्री लगेगी, बिल्डिंग भी लगेगी कि नहीं? हाँ, बिल्डिंग, उसमें मशीन्स होंगी। ये सब लगाने के बाद भी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि अपडेट होती रहनी चाहिए। ठीक है, अगर अरब को जो वहाँ के वेस्टर्न यूरोप यानी यूरोपियन कंट्रीज मदद ना करे तो तेल भी नहीं निकाल सकता। तेल है लेकिन निकाल नहीं सकता। टेक्नोलॉजी नहीं निकालने की तो उसको कौन निकालता है? यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज निकालती हैं। सर यूएई निकालता है, लेकिन जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी है वो यूरोप से आई हुई है। तो अगर आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है कि ह्यूमन इन तीनों की मदद से, तो इस चीज को लिख लें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन अवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। द प्रोसेस ऑफ, ये तो हेडिंग हो गई, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमको क्या नेचुरल रिसोर्स को ऐसे कच्चा यूज कर लेना है कि हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है? ऐसे तो नहीं है कि पेड़ काट के यूज कर लिए हमको फर्नीचर बनना है, पेड़ काट के उसके, ऐसे तो नहीं है ना। एप्पल तो खा सकते हैं। ठीक है, एप्पल खा लेना, लेकिन अभी पढ़ाई करो। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। कुछ चीजें तो हमें बदल के यूज करनी पड़ती है कि नहीं? वाटर से क्या हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते हैं? टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग सही करो। ठीक है, अब देखो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, अवेलेबल इन तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट। ये एक दूसरे पर निर्भर है, रिलेशनशिप। इनके बिना आप प्राकृतिक संपदाओं का दोहन नहीं कर सकते। बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, सो दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और इन सब चीजों को ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद ऑल दीज थ्री थिंग्स। ये कौन इनको इंटरेक्ट करता है? इंटरेक्ट्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेस फॉर वेलफेयर ऑफ दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो ह्यूमन क्या करता है? इंटरेक्ट विद नेचर, Interact with all three things, all three things three things to satisfy our need, to their need. extract resources, modify, उसको modify भी करेगा and use it, और उसे यूज करेगा। ठीक है, गांधी जी का कहना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सतत पोषणीय विकास। ऐसा ना हो कि हम सारे रिसोर्सेज को एक साथ ही यूज कर लें और आगे की जनरेशन के लिए ना रखें। तो धीरे धीरे यूज करें जिससे आगे की जनरेशन सस्टेनेबल और डेवलपमेंट। अभी का इन्वायरमेंट खराब है ना, और नेचर के पास वो सब कुछ है जो ह्यूमन को चाहिए, पर हाँ। उनकी ग्रीड के लिए उनके हाँ। पास कुछ ग्रीड के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर इट इज ओनली फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर Greed. ऐसा उन्होंने कहा था। तो हमें सस्टेनेबिलिटी करनी चाहिए एंड देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल, बिकॉज नेचर हैज बेस्टोर्ड इट। प्रकृति के द्वारा ये सभी प्राकृतिक संपदाएं हमको वरदानित हैं। इट हैज बेस्टोर्ड इट ऑल एंड इट शुड बेस्टोर्ड वरदानित है एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सर एक बार बताएंगे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप
ये आपस में डिपेंडेंट है, यानी ह्यूमन इन सबको यूज करता है तो इंटरडिपेंडेंट है, अच्छा। यानी आपस में ह्यूमन इनको एक साथ इंटरडिपेंडेंट है। अब जरा देखें कि अब देखो जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये मुख्यतः दो तरीके के हैं। इट इज प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड अदर इज ह्यूमन नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल जिन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है, रिसाइक्लेबल तो दैट इज कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल में कौन से हो सकते हैं? प्राची, बायोलॉजिकल का कुछ बताओ। ये बात सही है, जैसे ट्रीज हो सकते हैं और वाइल्ड, अब कुछ ऐसे भी, फ्लोरा फाउना। अच्छा हाँ वही सब है। और जो कंटिन्यूअस सर सोलर विंड, वाटर, ये सब आ सकते हैं। ऑक्सीजन। अब देखो जो बायोलॉजिकल हैं उनमें कुछ जैसे कि अनुराग ने बताया फ्लोरा रख दो और फाउना रख दो, तो वेजिटेशन फ्लोरा और दूसरा वाइल्ड एनिमल। फाउना। हाँ चलो ऐसे ही जो नॉन रिन्यूएबल हैं उसके भी दो हैं, जो रिसाइक्लेबल, क्योंकि वो रिन्यू तो हो नहीं सकते तो उनको बार बार यूज करो, और नॉन रिसाइक्लेबल। तो रिसाइकल किसको कर सकते हैं? जैसे हमने मिनरल निकाला, हमने जमीन से लोहा निकाल लिया, पिघला के यूज करते हो, रिसाइकल है। तो इस तरीके से मेटल्स हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल नहीं होगा सर? फॉसिल फ्यूल क्या करो? फॉसिल फ्यूल को पिघला के यूज करो। और जो भी चीजें नॉन रिन्यूएबल में क्या हुआ? फॉसिल फ्यूल। तो नॉन रिन्यूएबल नॉन रिसाइक्लेबल है ना? हाँ? सर रिसाइक्लेबल होगा, आप रिन्यूएबल होगा। मतलब जो नॉन रिन्यूएबल में दो है ना, हाँ रिसाइक्लेबल। एक उसे रिन्यू नहीं किया जा सकता जितना मेटल तुम्हारी जमीन में उतना है, लेकिन उसको रिसाइकल कर करके तो यूज कर सकते हो। कैसे मेटल को पिघलाओ, नया मेटल बनाओ। कितने कबाड़ी आते हैं, बेच दिया करो। गोल्ड थोड़ी ना बेचा जाता। तुम मत बेचो, कबाड़ियों को नहीं बेचो। रिन्यू नहीं हो सकता। रिन्यू नहीं हो सकते, यूज कर लिया, पेट्रोल तो कर लिया, और मेटल को यूज कर लिया, तुम्हारा मशीन खराब हो गया तो कबाड़ी को बेच दोगी, फिर उसको पिघला के नई मशीन बनाएगा। हाँ मेटल कार। वो रिन्यूएबल नहीं हो गया। ग्लास बेच दो, कागज बेच दो। हाँ वो मिलियंस ऑफ ईयर से बने हैं, Geological वो years। अभी रिसेंट फ्यूचर में नहीं पाए जा सकते हैं, है ना? फॉसिल फ्यूल तो ऐसे ही है कि नहीं, कोई चीज जल्दी नहीं बन सकते हैं। अच्छा अब देखो ह्यूमन कौन सा है? ह्यूमन में एक है स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और ये है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। डायमंड कोयले से क्वांटिटी एंड क्वालिटी नहीं पर है तो कोयले से निकलता है ना डायमंड। वही जब कंप्रेस हो जाता है ना, जहाँ ग्रेफाइट है, तो कोयले से कोयला भी क्या, जहाँ प्योर ग्रेफाइट, हाँ और ग्रेफाइट और प्रेशर में आ जाए, हीट पड़ जाए तो डायमंड है। वही प्रेशर और हीट अमेरिका लगा के अमेरिकन डायमंड बना दुनिया में बिकता है। तो चीप होता है ना? इंडिया में जो मिलते हैं उसको इंडियन चीप है, डायमंड। उसमें कोई क्वालिटी में कमी नहीं है। अब देखो कोहिनूर हीरा, ये इंडिया सर एक मिनट, एक मिनट।
सर डायग्राम मिटा दीजिए लास्ट के लाइन। अरे मिला तो नहीं रहा देखो। देखो सर ग्रेफाइट को प्रेशर लगा के डायग्राम कैसे बनेगा? दोनों कार्बन से बने हैं। ये इधर काटा दें। हाँ नहीं हाँ नहीं कोई बात चलो अब देखो सर को दिखाओगे? सर कोहिनूर हीरा सबसे हाँ मैं कर। कुछ तो है वो। एलिजाबेथ क्राउन। हाँ सो सर भी वो विक्टोरिया के सर वो मुकुट में है ना। वही तो बोला मैं। मयूर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अगर उसको जानकारी है तो बोल रहा है। मैं जब आता तो काटा उसने इस पे तो नहीं बोला इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप पे, कोहिनूर हीरा पे बोल रहा है ना, जानकारी है तभी तो बोल रहा है, नहीं तो इस पे बोलता। अच्छा ठीक है। सर आपने शिवम का नाम लिया ना। चलो अब यहाँ पर आपसे पूछेंगे सर। सर थोड़ा लाइट ऑफ कर दीजिए तो। ये देखो नमस्ते बच्चों, माय सेल्फ जयसवाल सर, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 बात मत करिए। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो environment which can तो satisfy our वॉल्यूम दे needs दो। and technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable are called resources। जो भी चीज हम यूज कर सकें नेचर से वो रिसोर्स है। ह्यूमन नेचर से चीजों को लेता है, टेक्नोलॉजी लगाता है, और इंस्टीट्यूशन कई संस्थान हैं जैसे कि जहाँ पर टाटा स्टील है, अथॉरिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, उनका यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, नेचर से रिसोर्स लेते हुए उसको यूज करता है। तो देयर इज ए इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं जहाँ पर वो रिसोर्सेज के साथ, जैसे ओर को प्योर मेटल में बदल देना, तो इंस्टीट्यूशन का यूज होता है, वहाँ पर ये सब काम होता है, और नेचर से रिसोर्सेज को लिया जाता है। रिसोर्सेज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, सम आर नेचुरल रिसोर्सेज जो हम नेचर से पाते हैं, जैसे हवा, पानी, these are the natural resources, sunlight। some are human resources जो हमारी स्किल है, ह्यूमन स्किल, जैसे इंडिया के लोग अगर ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज रिच होंगे, जितने यंग होंगे उतने रिच होंगे। और कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिफाइन करते हैं तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हैं। कुछ लगातार जैसे पानी नदियों से बहता जा रहा है तो रिन्यूएबल है, और नॉन रिन्यूएबल में जैसे कोल है, कोयले को यूज कर लिया, पेट्रोल को यूज कर लिया, तो इस तरीके से वो पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज हैं। नाउ अगर नॉन रिन्यूएबल है तो उसमें भी कुछ ऐसा है जो रिसाइक्लेबल है और कुछ नॉन रिसाइक्लेबल है, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल यूज हो गया तो नहीं रिसाइकल कर सकते। रिन्यूएबल में कुछ कंटिन्यूअस फ्लो है, जैसे रिवर वाटर है वो कंटिन्यूअस है, और कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं। नाउ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, प्लांट्स आते हैं। अब ये सॉइल प्रोफाइल आ गया कि हमारी जो सॉइल है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके बारे में हम देखें। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखें, किस किस तरीके से बना हुआ है, हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है, और बहुत सारे प्रकार के soil। नहीं तो अरे चलो, so next is, let us see, that is okay, now what does it mean by sustainable development? जो चीज टिक जाए। the development which do not harm our
करंट एनवायरनमेंट है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सही कह रहे हो? हाँ, विदाउट डेवलपमेंट should take place without harming our environment, and without compromising with the future सब generations. सही है। our environment and also है without compromising the need of future generation and without compromising। बेटा शिवम, यस सर। गलत असर पड़ता है लोगों पे। तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम नोटोरियस हो जाओगे तो दूसरे बच्चे इग्नोर कर रहे हैं तुम्हें, वो गलत असर पड़ता है। ठीक है? विदाउट सर आपने 2 बार क्वालिटी लिख दिया, क्वालिटी। हमारा ध्यान शिवा की तरफ क्वांटिटी है भाई। कंप्रोमाइजिंग विद। ठीक है, उसमें गलती हो जाती है जब किसी बच्चे पे देखना पड़े। ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देखो इधर की बेंच कितनी शांत है। ठीक है, तो अगर ऐसा किया जा सके तो इस तरीके को सतत पोषणी विकास कहेंगे। ये हमेशा के लिए जो चले, दैट इज सस्टेनेबल सर डेवलपमेंट। एग्जांपल आप ही ढंग से है? तो सर हमें कैसे देंगे? तो इधर बैठ जाओ ना। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास मेनली कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। लेट अस सी। सो ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग रिसोर्स। ये कैसे करते हैं? इनडिस्क्रिमिनेटली। ह्यूमन बीइंग्स आर यूजिंग, और इससे क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती रही हैं? यूजिंग रिसोर्सेस। तो हमने कैसा किया है? इनडिस्क्रिमिनेटली, हाँ। यानी अंधाधुंध। धुंध। अरे सर ये लिखा ठीक है, that is we have exploited the resource। हाँ। थोड़ा चाहिए तो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? exploited the resource and this led global and जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता दिया Ozone कि तुमको depletion। पानी पर जो है बिजली नहीं, अब तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही बताया था राजस्थान 5 साल पहले की बात है। क्या बोला? उन्होंने कहा कि अरे पानी पे हमको अब बिजली का बिल नहीं लगेगा। बिजली का बिल पानी जब ट्यूबवेल से निकालते हैं ना तो नहीं लगेगा। तो इन्होंने यहाँ चावल उगाना शुरू कर दिया राजस्थान में। एक तो पानी कैसे कमी है, तो मतलब लोग भी वैसे हैं। पानी ज्यादा है। यहाँ पर राजस्थान में पानी कमी है, तो तो पैसा नहीं लगा, चलो चावल उगाए। और बालू में सब सूख जाता था, कहते पानी गिरते रहने तो पूरा दिन। ये जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि यूरिया फ्री है, यूरिया सब्सिडी 100 रुपए का बैग 40 रुपए मिलेगा, 60 रुपए सरकार देगी। फसल फर्टिलाइजर ठीक है कि नहीं? तो फिर लोगों ने कहा कि अरे यूरिया फ्री है, तो उन्होंने कहा कि फिर साल में 6 फसलें उगाएंगे। अब मिट्टी की जान ले लेंगे, फिर जब जान ले लेंगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगी, वो रेत में बदल जाएगी। उनको इमीडिएट फायदा दिख रहा है कि हम तो 6 फसल उगाएंगे, भले ही 5 साल में हमारी मिट्टी खराब हो जाए। तो इसलिए सब्सिडी देना भी बड़ा मुश्किल है। लोग उसका एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। नेचुरल रिसोर्स दे दिया जाए तो जो यहाँ जितना कूड़ा है उसका 30 गुना कूड़ा वहाँ मतलब यूएसए में होता है। उनको एक बर्गर भी चाहिए तो पहले पैकेट और फिर दूसरा पैकेट, फिर डब्बा, फिर तीसरा। एक बर्गर खाने के लिए उनको 50 आयोजन चाहिए, इंडिया में आता तब जाके चाहिए। तो वो जो है कूड़ा लोग जनरेट करते हैं। समझ आई बात की नहीं? ह्यूमन बीइंग आर। अब यहाँ पर तो क्या है कि लोग कहते हैं कि भाई ठीक है समोसा दे रहे हो, अच्छा समोसा उनको कागज भी नहीं चाहिए।
और वहाँ पे उनको बर्गर की सर प्लेट पहले चाहिए, से आटा चटनी चाहिए, गूंथते हैं। सॉस भी चाहिए, ठीक है कि नहीं? उसी में फोड़ लेंगे, चटनी डलवा अरे सर Being are used, अब आप समझ में आए तो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जा रहा है रिसोर्स। उससे क्या हो रहा है बताइए? सर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल ठीक है, वार्मिंग। so which led ecological crisis। सर आपने कभी ऐसा किया है? हाँ, इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे मतलब पर्यावरणीय संतुलन। अब जैसे हम समोसा चाय लेने जाते थे ना पहले नीचे, हाँ। तो किसी के बगल में नीचे चाय नहीं बनाता था। मेडिकल वाले से। हाँ, मेडिकल ये पूजा स्वीट के बगल में नहीं बनाता था। पहले जाते थे तो कहते थे हाथ में समोसा दे दो, किस लिए पेपर वेस्ट करोगे, भारत का रिसोर्स। ठीक है, लेट इकोलॉजिकल क्राइसिस, इसको क्या कहते हैं? पर्यावरणीय असंतुलन। तो इससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो जा रहा है ना, एज ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है क्या? सॉइल डिग्रेडेशन, सर अपने अंदर अंदर सर वो ज्वेलरी ले रहे हैं। डिग्रेडेशन देखो कितना मतलब पर्टिकुलर है, मेटिकुलसली ही इज वाचिंग, सो मतलब बड़े ध्यान से, कॉम्प्रिहेंसिवली ही इज रीडिंग, पूरी तरीके से किसी भी चीज, ही इज वेरी कमिस्मरेट इन हिज। सर ये इधर ऐसे थोड़ी बनता है, बहुत अच्छी बात बताई। तो ऐसे तो होता है। वो छोटा सा वो ऐसे समझ आई बात कि नहीं? ये पेट- उसका पेट फाड़ दिया, बस इतना काफी है। पेट फटा हुआ है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं? सर सॉइल जो डिग्रेडेशन होता है। आप देखिए लंदन की जो मुख्य नदी थी, जो जिस पर लोग सैर करने जाते थे एक समय, आज वो ड्रेनेज में बदल चुकी है। वहाँ से इतनी बदबू आती है। सर, तो गंगा भी होती है। आप ये समझ लीजिए कि कैसा हो रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और राइजिंग ऑफ सी लेवल। रिवर का नाम क्या है? अभी नहीं याद नहीं आ रहा, वो मुख्य नदी है वहाँ की। नाइल रिवर। नहीं, वो तो मिस्र की है। राइजिंग ऑफ कौन बताइए? सी लेवल। सी लेवल, हाँ, ग्लेशियर तो और पिघलना। मेल्टिंग ऑफ, ग्लेशियर। ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब इसके लिए क्या हुआ? 100 देश, जरा ये मुख्य चीज है, इस पर क्वेश्चन आएगा। इन 1992 the heads of 100 states, रियो डी जेनेरियो। हाँ। ये ठीक है, heads एजेंडा Rio de Janeiro, heads of 100 states वहाँ पर इकट्ठा हुए, ठीक है, met Rio de Janeiro। तो that is Rio de Janeiro। ओके, किसके लिए? ब्राजील में है, और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन ब्राजील फॉर फर्स्ट। जब उन्होंने देखा 89 में, अरे ओजोन की लेयर पे इतना बड़ा होल हो गया, और 200 साइंटिस्ट जो ऊपर गए थे अंटार्कटिका को, वो बर्फीली जगह को, उनके आंखों का कॉर्निया जल गया और स्किन Skin कैंसर हो disease, गया। हाँ। तब उनको लगा कि ये तो बात बढ़ चुकी है, वहाँ ओजोन का विंडो बन चुका है, तो वहाँ से ओजोन आ रही है। वो ग्लोब में दिखा नहीं जाता है ओजोन का अलग। हाँ, वो purpose तो है। फिर तब उन्होंने कहा कि एक मीटिंग होनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल समिट, यानी 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने 1992 में वहाँ पर री डे जेनेरो में एक मीटिंग की, जिसमें इस बात को तय किया गया। क्या क्या तय किया वो बताने इसके प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग्स। एनवायरनमेंट एंड एजेंडा। सो ब्राजील फॉर किसके लिए? अर्थ समिट, हाँ, ठीक है, फॉर मेट इन और अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ। बोलिए, पहली अर्थ समिट। ऐसा फर्स्ट है ना? हाँ। ठीक है,
ये फर्स्ट अर्थ समिट है. It aims an achievement of global sustainable development. So यहाँ पर फर्स्ट अर्थ समिट हुई. Resource planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. अगर हमारे पास रिसोर्स हैं तो हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए. जैसे लद्दाख है तो लद्दाख में कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो उससे वहाँ से कल्चर हम सीखें. बिहार में कोयला ज़्यादा है. अगर हम प्रॉपरली रिसोर्स की प्लानिंग करें तो पूरे देश में हमारी रिसोर्स की कमी नहीं है. हम सब जगह उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. इस काम में सरकार को सहयोग करना चाहिए. जैसे कि इंदिरा नहर निकली तो आज यहाँ पर देखो कितना कुछ हो गया. तो हम इंदिरा नहर आ चुकी है. इंदिरा नहर का पानी आपके घरों में आता है तो समझ में आ गई ना इंदिरा गैस. तो ये उसने राजस्थान को हरा भरा कर दिया. तो इसी तरीके से हम और भी नहरें निकाल रहे हैं. हम बहुत सारा पानी अपना पाकिस्तान को ऐसे ही दे रहे हैं. लेकिन मोदी सरकार ने अब बहुत सारी ऐसी नहरें हैं जो नदियाँ हैं उनको काट काट के अपने यहाँ रूट बनाना शुरू कर दिया है. और आगे 1-2 सालों में पाकिस्तान पानी का मोहताज हो जाएगा. तो ये वाटर वार है एक तरीके मोहताज जाएगा. मतलब वहाँ पानी पहुँचेगा ही, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हमारा पानी वहाँ जा रहा है. हमने अपने वाटर रिसोर्सेज को कभी एक्सप्लॉइट ही नहीं किया. हम उन पे डैम बनाते, कुछ ना कुछ करते. इलेक्ट्रिसिटी की भी वो होती है हमारे पास. ठीक है ना. जनरेशन रिसोर्स को हम पहले प्लान करें हमारा रिसोर्स क्या है, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें. डिफरेंट स्टेट्स जैसे कर्नाटक के कोलार की खाने वहाँ सोना पाया जाता है. तो अगर हम उसका एक्सप्लॉइटेशन करें तो क्या सब जगह सोना सस्ता नहीं हो जाएगा? या कहीं कहीं पर बिहार में कोयला पाया जाता है. इसी तो जो भी चीज़ें हैं यानी आप समझ रहे ना. डिफरेंट स्टेट्स आर ये हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज. सो वी शुड प्लान एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट. तभी तो सही होगा, देश का समग्र विकास होगा. दूसरे देश को करें या कुछ भी करें, हमारी प्लानिंग सही हो तो हम बांट भी सकते हैं. उससे रेवेन्यू जनरेट होगा पैसा. ठीक है कि नहीं. तो सबसे बड़ी चीज क्या है? रिसोर्स की प्लानिंग. इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स. पाकिस्तान में नदी नहीं है. अगर हैं यही सब नदियाँ ही निकलती हैं जो भारत से. जो हमारी नदी है अगर हम रोक देंगे तो वहाँ पे नदी नहीं होगी. फिर नहीं है नदी. तो वो लोग ने स्टॉप करके नहीं रखा. स्टॉक थोड़ी ना होता है. नदियों से पानी आता है. कौन पानी नहीं तो सर उन्होंने मतलब रिजर्व करके नहीं रखा है. क्या रिजर्व करेंगे पानी को जब पहाड़ों से निकल के जाता है. ऐसे सर गड्ढा खोदो तो पागल है. सब कुछ थोड़ी ना. गड्ढा खोदने से क्या डैम बनाने में ये है कि 2-4 बकेट खरीद ले रख में पानी. लेकिन उससे कुछ नहीं होगा. तो इस तरीके की वार हम लोगों ने रखी है. ठीक है. फिर इसके अलावा एक और भी चीज है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र में मेगा डैम बना दिया. और उसने सोचा कि जिस दिन खोलेंगे पूरा असम बह जाएगा. तो उसने जहाँ बनाया था उसके आगे हमने सुपर डैम बना दिया. बोला तो सर इससे स्पीड रुकता है ना अर्थ का रेवोल्यूशन का. समझ आया. अंत में तो हमारा ही आ रहा है. तो उसके आगे हमने डैम बना दिया. तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान है. सर डैम के इस साइड पानी होता है और इस साइड प्लेन होता है. किसी सर, की डैम खड़ा के कर दो ऐसे- तो वहाँ तक पानी भर जाए. सर मैंने देखा था ऐसे. रिवर तो ऐसे जा रही ना. हाँ. अब ये क्या ऊंची दीवार उठा करके इधर दीवार बना दो, इधर दीवार बना दो, तो पानी भर गया कि नहीं? अब वो खोल दो. समझ में आई कि नहीं? एक तो साइड से- वहाँ से ऐसे आ रही है. हमने दीवार खड़ी कर. ओके. हमने खड़ी. हम कोई डैम तो सर हम हमने सिर्फ ऐसे बैरियर बना दिया. बिल्डिंग बनाया. पानी नहीं है उसके बीच में. हैं? हमारे बीच तो में वहाँ से जो पानी आएगा वो आगे बढ़ पाएगा जब तक उसके चैनल गेट नहीं खोले जाएंगे. हमारे चैनल जैसे है ये चीज है. ये रिवर आ रही है और मैंने ये चैनल गेट बना दिया. तो ये पानी जो है और यहाँ साथ हमने दीवार खड़ी कर दी. तो ये पानी से भर गया कि नहीं? तो पानी पहले ऐसे ऐसे बह के आता था तो इतना भर गया कि नहीं? हमें सिर्फ एक ऊंचा डैम बनाना. क्या पता पानी कभी बहुत ऊपर हो गया तो बिल्डिंग के ऊपर से खोल दे. वो हमें ध्यान देना होगा. उसके लिए एक सरकारी नौकर रखा गया. वो खोल देगा, गिरा देगा. ऐसा होता है. उसको पैसा दिया जाता है 25,000 रुपए. बटन दबा के करेगा ये सब काम. चलो इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो नेक्स्ट इज
That is, resource planning is widely acceptable strategy for judicious use of सर resources. 100 स्टेट्स में कंट्रीज है Countries होगा सर। हेड्स ऑफ 100 states. तो स्टेट का मतलब कंट्री स्टेट है। से स्टेट एक स्टेट से यहाँ पर से कंट्री को ही बोला जाता है। कंट्री। अब जरा देखो कंट्री लिखो तो रिसोर्स प्लानिंग ये क्या है, हैज मच इम्पोर्टेंस It is a इन complex इक्विटेबल process. डिस्ट्रीब्यूशन. सो रिसोर्सेज आर, लिखो Which involves this. रिसोर्स किसके द्वारा हमें बेस्टोर्ड है, नेचर से आर बेस्टोर्ड टू अस बाय नेचर, बाय बाय नेचर, नेचर. सो इट शुड बी, जुडिशली यूज, it should be equitably distributed, ना, शुड बी equitably distributed. उसको ये नहीं एक स्विमिंग पूल में नहा रहा है दूसरों को पानी पीने को तरस है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर दिस, ठीक है. इसके लिए क्या होता है कि रिसोर्स प्लानिंग होती है. सो प्लानिंग of distribution of resource, distribution and development of resource, of resource is included in every 5-year plan, is included in Every 5 years. हर पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया है. क्या रिसोर्स प्लानिंग, हाँ, प्लान की हम अब ये चीज यहाँ तक कर देंगे, नदियों का इंटरकनेक्शन कर देंगे तो क्या कर देंगे, या रिसोर्स का बेटरमेंट कर लेंगे. अगर आज हम गंगा को बहुत साफ कर दें तो क्या हमारा पर्यटन के लिए वो उपयोगी नहीं हो जाएगा. सर डिस्ट्रिक्ट भाई अगर गंगा साफ होगी तो उस पर नावें चलेंगी, लोग पैसा देंगे, यहाँ से वहाँ सर घूमेंगे. नदी को कैसे साफ करते हैं सर फिर उस पर्यटन डिस्ट्रीब्यूशन उस पर्यटन से जो बची होगी पर्यटन से गंदी होगी तो होगी, लेकिन रेवेन्यू जनरेट होगा. तो डल झील पे, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग कैसे है? डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग सही करो. सो डिस्ट्रीब्यूशन सही तो है. डिस्ट्रीब्यूशन. अब आगे देखें ना, ये सारी चीजें हैं. अब यहाँ पर इंडिया हैज वेरियस रिलीफ्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड. क्या हमारे पास पठार भी हैं? तो इंडिया अगर देखोगे तो इंडिया की टोपोग्राफी ऐसी है, यानी अच्छा प्लेट्यू प्लेट्यू. तो जो इंडिया है, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा, सर बैंगलोर साइड में ये सब जो है ये टेबल टॉप है, ये प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू है, और यहाँ माउंटेन है, और यहाँ बीच में आइलैंड भी है. ठीक है. अब कहीं कहीं हमारे पास क्या कोस्टल एरिया भी है, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें, प्लेनर रीजन भी है. तो हम ये बात, सर। हाँ आपने 2 बार ये लिख दिया. हाँ वो छोटा. ठीक है, छोड़ दो, उसको ठीक कर देंगे. ठीक है. रिसोर्स इज इंक्लूडेड इन एवरी 5-year प्लान. तो हमारी टोपोग्राफी कैसी है, हमारी इंडिया, पृथ्वी हमारे इंडिया का जो 3D मैप है, जरा वो देखिए कि सर मैं एक बार भेजा था भाई आप, सर गूगल मैप पे लगाना सर चाहिए. लाइट ऑफ कर सर आपको दो. हो जाता है डाउनलोड हाँ सर मैं पता है डाउनलोड करने लगा उसमें मेरा तो नहीं है चलो. अब इसमें देखो, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा. मैं ये बता रहा हूँ सर लाइट ऑफ टोपोग्राफी एंड 3D मैप ऑफ इंडिया. सर लाइट ऑफ कर दीजिए ना. ये देखो, ये देखो. ऐसे बंद कर दो. सर ये ट्यूब एक बार आप उड़ाओगे सिर्फ पानी के अंदर क्या है? ये देखो, ये इंडिया है. इंडिया में आप देख रहे हैं नीचे का रीजन कैसा है, ये तो ये उठा हुआ है, प्लेट्यू है, साइड में कोस्टल लाइन है, और ये उठा हुआ है.
हाँ, और बहुत फिर है। आप ये प्लेनर एरिया देख रहे हो, हाँ, उसके बाद कितना ऊंचा माउंटेन है, हिमालय हिमालय। तो ये रियल है हिमालय ये सर टोपोग्राफी ये कितना बड़ा है माउंटेन सैटेलाइट से ली गई है, ये माउंटेन एरिया है। ये तो बहुत ये बड़ा पाकिस्तान में भी हिंदू कुश तक जाता है। पाकिस्तान हाँ, वहाँ ये तक तो जाता इंडिया है। है ना? इंडिया है गुजरात आ तो गया। पूरा दिखाया गया, अभी देखो गुजरात आ गया। सही है वेस्टर्न घाट चला और इन्हीं में से जैसे वेस्टर्न घाट इधर से किनारे किनारे है, और इन्हीं सब ऊंचे ऊंचे जो प्लेट्यू है, इन्हीं से कावेरी गोदावरी निकलती है। हाँ राम सेतु, और श्रीलंका श्रीलंका भी बीच में उठा अरे हुआ है। राम सेतु। आप लोगों ने देखा ये देखो क्या ये राम देखो सेतु। किस तरीके से हमारा इंडिया का टोटल फॉरेस्ट है, कहीं कहीं पर तो फॉरेस्ट दिखाया गया, लेकिन आप इसकी जो होती हुई चीजें वो देखें, ठीक है। अब ठीक है। देखो, ये इंडिया है, ये इंडिया है। वाओ कितना वाइट है। आप देखें। सो इस तरीके से हमारे यहाँ क्या क्या रिलीफ पैटर्न है ना, जो आपके चारों तरफ पाया जाता है उसको टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और जो क्या होता है कि हमारे नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनके हाँ। फोल्ड से रिलीफ पैटर्न बनते जाते हैं, कहीं ऊंचा हो जाता है कहीं नीचा हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये जो रिलीफ पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो देखिए, इंडिया हैज वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ पैटर्न। इंडिया हैज वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ पैटर्न्स। कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेट माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब समझते हो? Yes, sir. पठार, जैसे तिब्बत का प्लेट्यू है। वेस्टर्न सर तिब्बत तो माउंटेनियस है ना। हाँ, टेबल टॉप, थोड़ा उठाओ लेकिन ऊपर फ्लैट हो। प्लेन, हाँ। अभी तक नहीं किया लड़ाई लड़ रहा है। किसका? सर तिब्बत के पठार थे ना कुछ ऐसा बोलिए, ये ना सब बीच से सिर्फ आइसलैंड बीच में कहाँ बेस्टोर्ड, ये हमको भगवान ने वरदानित किया हुआ है, क्या वरदान में दिया। सर क्या God has ultimately blessed us with natural resources. हाँ? BESTOWED। अब देखो ना, आइसलैंड सुन लीजिए, आइलैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, सो लैंड इज डिटरमाइंड सर वो बाय आइलैंड हो गया, आइसलैंड लिख दिया आपने ऊपर। सर राइट साइड प्लेन्स है ना, आइसलैंड लिख दिया। आई है। आई ठीक है। नाउ देयर इज बहुत सारी चीजें हैं। लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर हम किसी जमीन का यूज करना चाहते हैं, अफ्रीका में भी बहुत जमीन है, क्यों सबसे पिछड़ा हुआ है? क्योंकि हो वो use सकता है नहीं वो कर पाता टेक्नोलॉजी, proper। उनके पास टेक्नोलॉजी ना, उन्हें कितना नेचुरल रिसोर्स। लैक ऑफ माइंड। तो देखो क्या क्या चीजें चाहिए। रिसोर्स हो जाने से नहीं होता है। हमने आपको बताया कि इंटरकनेक्टिविटी भी चाहिए, है कि नहीं? भी होना चाहिए उसको यूज तो करने। इसलिए लैंड यूज इज, देखो लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर चाहिए? दैट इज टोपोग्राफी। ये सब जो ऊपर लिखा है टोपोग्राफी है। कैसा माउंट आसपास का रिलीफ पैटर्न क्या, क्लाइमेट कैसा है? मानसून क्लाइमेट माउंटेन इज रिच ऑफ मिनरल्स। लेकिन हम लोग माउंटेन पे रिस्क नहीं लेते हैं, कभी लैंडस्लाइड ना हो जाए। यस सर, तो बारिश में माउंटेन में तो सबसे ज्यादा रिच है। अभी आसाम में चल रही है ना। क्या माउंटेन सॉइल टाइप्स।
सॉइल टाइप में भी सैंडी सॉइल होता है, क्लेई सॉइल होता है, ठीक है। इसी तरीके से Alluvial alluvial soil होता है, Red soil, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सारी ओके। नाउ ये सब अभी हम देखेंगे। सो सॉइल पैटर्न भी देखेंगे और ह्यूमन फैक्टर्स एंड सर आपने रिसोर्स प्लानिंग तो बताया नहीं। फैक्टर्स। रिसोर्स प्लानिंग में ज्यादा कुछ नहीं है हमारा। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, है इन इंडिया। अच्छा बता रहे हैं, ये देखो हाँ, जो हमारे यहाँ फिजिकल फैक्टर है, टोपोग्राफी है, सॉइल टाइप और ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, इन 5 चीजों पे हमारे इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा की। सही सॉइल पे एक रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, सो इन सब चीजों पे हम देखेंगे। नाउ कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड, अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे यूज ऑफ लैंड जैसे खेती सर Without डिग्रेडेशन हो जाएगा। Land degradation. appropriate measures बाद में ना फिर बाइक पे चल रहा है सॉरी को बताएं create measures, ठीक है। बाबा अच्छा Okay. गुरु 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 ठीक है। कौन है appropriate measures has resulted। सर सदगुरु भगवान जी ने क्या किया था? अरे भगवान नहीं इंसान कहाँ पे है? सदगुरु soil prevention अरे तमिलनाडु में जो है ना जो So has resulted in soil degradation। इसकी वजह से क्या हो जाता है? सॉइल डिग्रेडेशन होता है अगर हम जमीन पे ध्यान न दें। Overgrazing। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन ना सर। अच्छे से यूज ना करें। सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन और सर इसके मेजर्स Degrade हो जाता है। डिग्रेड खराब हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, Over डिफॉरेस्टेशन। अब इसमें क्या चीज है? सुनिए, सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्स विच इज रिन्यूएबल। हाँ, इफ वी अलाउ इट टू रिप्लेनिश इट्स मिनरल्स। आप दो सब्जी या 2 सीजनल कुछ आप क्रॉप उगाते हैं तो उसको 2 महीने छोड़ दो खाली, तो सॉइल को, उसमें ये नहीं कि लगातार फसलें उगाते रहो, तो वो रिप्लेनिश कर लेगी। उसके अंदर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, वो सारे फिर से आ जाएंगे। तो सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए समय देना चाहिए। ये तो नहीं कि हम 5 उसको क्रॉप्स उगाते रहें। सो इफ वी डू सो, अलाउ इट टू टेक रेस्ट, देन इट विल रिन्यू इट। इसका कंपोजिशन इसमें बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है, इसमें अर्थवॉर्म्स भी हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया भी हैं जो फायदे वाले हैं। ह्यूमस होता है कि नहीं? upper layer of the soil। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो इसलिए सॉइल क्या है? इट इज द अपर मोस्ट लेयर। सॉइल क्या चीज है बताइए? अपर मोस्ट Layer of land। ह्यूमस है। सॉइल तो सॉइल क्या है कि आपकी करीब आधा मीटर तक की जो जमीन है ऊपर की होती है वही है, और वही सर वैल्यूएबल होता और है। वही वैल्यूएबल होती है। और अगर वो कट जाए तो क्या होता है? तो सर जो ट्रीज होते हैं हाँ। उनके जो रूट्स है वो जो तो बहुत सॉइल, नीचे जाते हैं। बात ना करें बेटा, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? यानी अगर सॉइल की जो ऊपर की लेयर कट जाए। सर मैं बताऊं, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू several reasons like water glacier and ठीक है। सो लेट अस सी इट। अब देखो ये हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, उसके नीचे चलेंगे तो वेदर अभी कर देंगे, सब कर देंगे। नाउ ये देखो, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, प्लांट्स आते हैं। नाउ वी विल सी सॉइल प्रोफाइल कि सॉइल जो हमारी है अर्थ के लिथोस्फीयर से जो अपर मोस्ट है, उस लिथोस्फीयर से नीचे चलने पर किस क्या बताएं? सबको पता है। चलो हाँ, इस तरीके से बदलती है। तो सबसे ऊपर की टॉप सॉइल है जो कि फर्टाइल सॉइल होती है। फिर उसके नीचे चलेंगे तो वेदर ड्रॉप्स, उसमें टूटे फूटे पत्थर पाए जाते हैं, और नीचे जाएंगे तो और ज्यादा बड़े पत्थर पाए जाएंगे।
और सबसे नीचे बेड रॉक होती है, इट इज टोटली रॉक। सही तो बात सबसे है। ऊपर की जो सॉइल होगी पत्थर से उसमें टूट के nutrients soil होंगे बनती है। और वो fertile soil होगी and it is rich with organic जब ये रॉक्स टूटते हैं ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल तो ये बनते हैं। पत्थर कौन सा है? देखो सॉइल 9 में आपने पढ़ा है हाँ, जैसे सॉइल में वेदरिंग होती है, क्रैक्स पैदा होते हैं हीट की वजह से और उसमें पानी भर जाता है। किसमें? सॉइल में जब पत्थर टूटते हैं तो पत्थर में क्रैक आएगा, हाँ। पानी भर जाएगा। पानी जब बर्फ बनता है तो क्या वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, हाँ। तो उसके बढ़ने से क्या रॉक टूट जाएगा। हाँ। तो कंटिन्यूअस इस तरीके से वेदरिंग होती रहती है और वही सॉइल जब रोल होती उसी से पानी बह रहा है, उधर से चला गया। घिसती जाती है तो अल्टीमेटली वो एक तरीके की उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। उसी में खादर है, उसी में भांगर है हाँ। और कई चीजें हैं जो हम देखते हैं वैली में पाई जाती है, जो जैसे न्यू alluvial सॉइल है। soil कहते हैं। और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाती है, वो एलुवियल बन जाती है, चिकनी मिट्टी, जिससे कि हम कुम्हार लोग वो बनाते नहीं कुल्हड़, चिकनी मिट्टी, रिटेंटिविटी होती है, बहुत चिकनी मिट्टी जो कुम्हार लोग यूज करते हैं। मटका। हाँ, मटका बनाने में और वो चीजें हैं। अब ये देखो वो सारी मिट्टी इसमें दिखाई जाएगी। सुनिए, Soil is a living एक बार system. सुनो, अभी It takes पता चलता है। millions of years to form soil up to a few centimeters of depth. The uppermost fertile soil is worth of plantation. There are maximum number of animals which are living in sub. तो इसमें ह्यूमस है, फिर टॉप सॉइल है और सब सॉइल है और नीचे वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स हैं और जब सबसे नीचे जाओगे तो रॉकी रॉक है। बेडरॉक। ठीक है, वेदर्ड का मतलब रॉक टूट- से बनी है? रॉक से ही सॉइल बनती है। जो रॉक्स हैं, नहीं सर, अर्थ रॉक से बनी है। अर्थ तो रॉक से सर रॉक के बीच में वो सर फाइन magma रॉक्स को के कंकर साथ- बोलते हैं ना। क्या? अर्थ के बीच में मैग्मा के साथ बीच में मोल्टन मैग्मा है जो निकिल और आयरन का मैग्मा है। हाँ। अल्टीमेटली जो अर्थ रिसीव करता है ना सनलाइट, उसकी वो 60% ही वापस करता है, बाकी उसके अर्थ को बॉईल करती रहती है। किसको? अर्थ लेता विजिबल रे, देता इंफ्रारेड है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? सही है, मोल्टन मैग्मा कहाँ से है? उस जो सही। अर्थ है ना, सन से लेता है विजिबल रे, उसकी हाँ। एनर्जी ज्यादा है और देता इंफ्रारेड है, तो 80% दे दी। तो वो नहीं, मतलब 60% एनर्जी होती है इंफ्रारेड, तो बाकी 40% से ये जो होता है अर्थ गर्म होती रहती है और उसके ऊपर एक बेल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो अलाउ ही नहीं करती कि अर्थ से हीट एस्केप हो सके, तो वो अर्थ को गर्म करती रहती है लगातार। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ। जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। जैसे तुम कभी किसी कार में बैठे हो तो कार में जो शीशा होता है वो अंदर अंदर हीट अप करता रहेगा कार को, गर्म नहीं कर देगा। हाँ, तो जो शीशे का काम है वही काम CO2 की बेल्ट का है, वो एक ब्लैंकेट का काम करती है। हीट को विजिबल रे को आने तो देती ओजोन होता है है क्या? लेकिन विजिबल को जाने नहीं देती है, वो उसके इंफ्रारेड रेज को जाने देती है। तो समझ में आएगी नहीं, बोथ वे विंडो नहीं है। हाँ। तो रेज आ रही हो, जा नहीं पा रही, तो बोलो अर्थ गर्म होती जाएगी कि नहीं गर्म होती जाएगी? होती जाएगी। तो वही सर चीज इसको है। ओजोन लेयर बोलते हैं। CO2 है, मीथेन गैस है और वाटर वेपर है, H2 है। ये सारी गैसेस किसके लिए जिम्मेदार हैं? ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग के सर, लिए आप आगे fifth बताया chapter जाएगा। कराओगे? हैं? आप 5th चैप्टर कराओगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? अभी इसी में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा आप ध्यान दें, आने वाला है। तो साहब थोड़ा ध्यान दें, पेशेंस रखें और देखते रैबिट रहें। हो गए, खरगोश हो गए, स्नेक हो गए, वो उसी अपर लेयर में रहते हैं और प्लांट्स भी अपर लेयर में ही उगते हैं। सो इट इज द अपर मोस्ट सॉइल। ठीक है, ये अपर Here मोस्ट you ऑयल can है। see that uppermost layer, it is rich with humus. After that, the rock soil है और उसमें it is mixed with clay. After that, the weathered rock material, टूटे-फूटे पत्थर हैं। कितना सबसे नीचे disturb जाएंगे करते हो तो बेटा, बड़े-बड़े कहीं बैठ जाओ rock जाके। होंगे। तो इस तरीके से soil profile कहीं का भी होता है। It is also depicted by some cylindrical nature, that how the soil is there. You can see that it is the organic matter is topmost में organic matter है, उसके नीचे organic mixed with mineral जिसमें mixed है वही ह्यूमस है और नीचे उसके में नीचे mineral है। सैंड भी है, क्ले भी Bedrock है, में। सिल्ट भी है, ये और soil weathered profile rocks भी है। हैं और सबसे नीचे क्या minerals का है? रॉक पाई जाती है। दिस इज द सॉइल लेयर्स। मिनरल्स का है। बस ह्यूमस के नीचे। इंडिया में जहाँ नेचुरल रिसोर्स की अब जरा बात देखो की ये जाए, book का तीन figure है। main नेचुरल रिसोर्स। बुक के फिगर में क्या दिखाया है कि बताओ हमारे यहाँ प्लेन्स कितने हैं? 43%। याद रखने वाली बात है। हाँ, याद है। और इसके अलावा प्लेट्यू 27% है। पूरा जो साउथ है वो प्लेट्यू है। कर्नाटका,
तमिलनाडु ये सब पूरा प्लेट्यू, क्योंकि वहीं पे नदियाँ निकलती हैं, उसी प्लेट्यू से पानी भर जाता है और फिर उससे नदियाँ निकलती हैं। अभी जो पानी भर रहा है 3 महीने तक नदी निकलेगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पानी भर जाएगा, उसी प्लेट्यू में गड्ढे बने हुए हैं। सर जो साउथ में, साउथ का जो बीच में हिस्सा है ना, साउथ के बीच में टेबल टॉप है, उसमें गड्ढे बने हैं, उसमें पानी भर जाएगा, वो 3 महीने तक रिवर निकालता रहेगा। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी दोनों तरफ से। जो इधर से गिरेंगे वो प्लेन एरिया होगा, उसको कहलाएंगे वेस्टर्न घाट। जो उधर के गिरेंगे ईस्टर्न घाट, प्लेन एरिया। समझ में आएगा? अब जरा देखो, तो अच्छा, हमारे 3 पास महीने के बाद 30% ये जो ऑरेंज कलर का है, ये कौन सा है? सर ऑरेंज है, पिंक टाइप, व्हाइट, पिंक और ब्लू। 30% माउंटेन्स है, होने कितने परसेंट चाहिए ये भी देखने लायक बात है। किसी भी देश में कितने परसेंट माउंटेन्स होनी चाहिए? लेट अस सी। सर सही अपना तो लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स, हमारे 3 इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर समझ में आ गए? हाँ। अच्छा, क्या आपने इस बात को ध्यान दिया था कि गुजरात बहुत लो लेवल पर था, इसीलिए वहाँ कच्छ का रन है वो कीचड़ वाला क्षेत्र है। गुजरात क्या था? बहुत लो लेवल था। जब टोपोग्राफी उसकी 3D मैप देख लो रहे लेवल मतलब उसमें प्लेटो है ही नहीं। सी है, सी के आसपास, तो वहाँ पानी आता है तो वो कीचड़ मड ही मड हो गया पूरा। वहाँ पे लोग मड कैसे रहते मड है, और उसमें जब जवान जाते हैं तो इतना इतना पैर घुस जाता है। हो जाते हैं। है ना, वो कच्छ का रन है, उसको क्या कहते हैं? कच्छ का रन। अब आगे देखो, बस पाए जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ रिलीफ पैटर्न्स हैं। पहला तो प्लेन्स हैं, जो नदर्न प्लेन्स हैं, और दक्षिण में, साउथ में सारे प्लेट्यू हैं, पठार हैं, और नदर्न मोस्ट में हिमालयन रेंज है। तो इन सभी जगहों पर हम रिसोर्सेस पाते हैं। वैसे तो डेजर्ट भी हैं, आइलैंड भी हैं, तो ये भी हैं, बट ये 3 हमारे मेन रिसोर्सेस। अच्छा ये जरा मैं बता दूं, इसमें बताओ करंट फैलो लैंड कौन सी होती है? कई तरीके की लैंड है, देखो फैलो लैंड है और करंट फैलो लैंड है। तो इसका फैलो लैंड का मतलब बताओ आदित्य। सर मैं देखो आदित्य को बता दो। सर बंद कर देता। नहीं सर, जो लैंड जो यूज में नहीं होते कुछ सालों से, 5 सालों से, हाँ, सर, 5 जैसे 5 सालों से जो यूज में ना आया, हाँ। 5 साल से उसका मालिक कहीं चला गया है, तो उसे फैलो लैंड कहेंगे। यूज में नहीं आ रही है। और करंट का मतलब 1 साल से। वो देखो गजेंद्र कितना जानते हैं हर चीज को। नहीं, बंजर जरूरी नहीं है। बंजर में वो जो बोलेगा वही बोलोगे, वो गलत बोलेगा तुम भी गलत बोलोगे। बंजर नहीं, कल्टीवेबल है। बस ये कि 5 साल छोड़ दिया गया था। 5 साल तक वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, कोई उसका मालिक चला गया, तो बस अब वो शहर में चला गया, उसकी इंजीनियरिंग में जॉब लग गई, छोड़ गया, तो वो जमीन कैसी कहलाएगी? फैलो लैंड। ऐसी 4% है, और जिसका मालिक 1 साल से नहीं उगा रहा है उसको क्या कहेंगे? ऐसा कितना है? दैट इज 7% है। 4% है सर फैलो अरे तो ठीक है, वो 4% 7% ये है। आएगा टेस्ट में वो 7 यही दोनों आएंगे कि कितने परसेंट है। कितना फैलो लैंड है, और फैलो लैंड की डेफिनेशन लिखाऊंगा अभी। जो 5 साल से जहाँ खेती ना हुई हो उसको फैलो लैंड, और जहाँ 1 साल से खेती करें, बोलो समझ आई बात? अब जरा देखो, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, हाँ। यानी वेस्ट लैंड है लेकिन हम उस पर खेती कर सकते हैं, हाँ, दोबारा लेकिन उसको हुई सही- नहीं है। कल्चरेबल है, उसमें हम जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट लेकिन कहीं ऊंचा नीचा होने की वजह से हमने छोड़ रखी है। तो अगर उस वेस्ट लैंड को हम यूज करना चाहें तो कर लें। कुछ मिसलिनियस के काम में आ जाती है। कुछ बताओ, पास्चर है, चारागाह, हाँ, पैसे जहाँ पर पास्चर लैंड, जहाँ लोग अपने मवेशियों को चराने ले जाते हैं, सर माइनिंग क्या होता है? ग्रेजिंग करते हैं। पास्चर लैंड समझते नहीं हो? चरागाह, इसमें वो लोग अपने भेड़ बकरियों को ले जाते हैं चरने के लिए। अच्छा, ग्रेजिंग करने के लिए। अब नॉन एग्रीकल्चर यूज की कितनी लैंड है? 7%। सर वहाँ माउंटेन और देखो लिखा उसी के नीचे, आओ पास्चर के नीचे। और वेस्ट लैंड कितनी है? 6%। वेस्ट लैंड में कभी भी खेती नहीं की जा सकती, और फॉरेस्ट 23% है। ठीक है, 23% की फॉरेस्ट है। पिछले वाले में 30 देखे थे ना, ऐसा देखा था? बुक में भी 30 है मेरे 23% है। नेट में देखोगे 23%। और कितना जो सोन एरिया है, तो हम हमारे में कितना सोन एरिया बताओ? 44% है। अब आगे देखो, Now total area
of land is subdivided into a pie chart like 44% is the net sown land जिसमें फसल उगाई जाती है 44%। और फॉरेस्ट एरिया इज 23%, सर क्या 4% फैलो लैंड है जिसमें उसमें एक साल से फसल उपज उगाई जाती है, नहीं क्रॉप उगाई गई में। है और कुछ फैलो में नहीं। फैलो लैंड है जिसमें अभी पिछली एक फसल नहीं उगाई गई दैट इज सोन एरिया, नेट सोन एरिया 44% है। मतलब उतने में फसल होती है, हम लोग खाते हैं, पूरी दुनिया को गेहूं बेचते हैं। अच्छा मतलब 44% मतलब खेती खेती होती है भारत की 44% पे होती है, 23% पे जंगल है। ठीक है? हैं? नहीं हम लोग बेचते हैं ना बहुत सारे, यूएई और इन सबको बेचते हैं। यार अभी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वीट फार्मिंग होता है, लेकिन अभी वो युद्ध में पड़ गया, वहाँ सब आग लग गई, तो हम लोग उसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारा गेहूं सर महंगा हम नहीं। लोग नहीं बेचे तो वो भूख वो जो भूखे मरेंगे वो आगे आएगा पड़ोस को। प्लेन लैंड दो इट इज फर्टाइल देखिए। बट ये प्लेन लैंड है तो इस तरीके से पाई चार्ट में बताया गया है। इट इज द ये रिलीफ टोपोग्राफी आप देख देखो। सकते हैं साउथ में उठा हुआ है, ये प्लेट्यू है और नदर प्लेन देख सकते हैं और माउंटेनियस रेंज देख सकते हैं। दिस इज 3D मैप ऑफ इंडिया। ऊपर पूरा पहाड़ पहाड़ उठा देखो हुआ एरिया बट कितनी दूर तक है। So it is the three main relief pattern which gives us natural resources. प्लेट्यू से हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और जो प्लेन एरिया है उसे एग्रीकल्चर मिलता है। प्लेट्यू से क्या मिलता है? इसी तरीके से प्लेट्यू माउंटेनियस में मिनरल बहुत होते हैं, हाँ। जो बीच का प्लेट्यू है। और माउंटेनियस रीजन से कुछ बताने जा रहा है, ये देखिए क्या बताने जा रहा है। तभी हमको लकड़ी है, टिम्बर है, ये सारी चीजें माउंटेनियस मिलती रीजन हैं। से इट इज डेंस फॉरेस्ट एरिया। माउंटेनियस रेंज का जो लोअर माउंटेन्स है दैट इज डेंस फॉरेस्ट एरिया। अगेन वी आर अब टोपोग्राफी देखो कितना खूबसूरत टोपोग्राफी, ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट से नॉर्दर्न प्लेन बनाया गया हो। सर ये सच्ची का है। ये एग्जैक्ट सैटेलाइट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बिल्कुल सीमेंट से किया गया हो। वाइट वाइट इतना प्लेन है। अब आप जाओ भी कभी यूपी में तो ऐसा लगता है बहुत दूर दूर तक प्लेन ही प्लेन है, नहीं लगता है? यूपी में, बिहार में। ट्रेन से जाओ कभी, हाँ वो ऐसा लगेगा बिल्कुल पेड़ी पे बहुत दूर तक की सीनरी दिखेगी। तो वो क्यों है? क्योंकि नदियां जो है अपना सिर लाई है, वो वहां पर गिराती नहीं है, वो बिल्कुल एक प्लेन बन गया रीजन। और क्या रीजन हो सकता है? नहीं। अच्छा अब देखो बीच में पहाड़ है, उसका रीजन दिखाया गया, और ऊपर माउंटेन देख रहे हो और नीचे का प्लेट्यू। अच्छा ईस्टर्न घाट तो बड़ा दिख रहा है कि वेस्टर्न? वेस्टर्न ये ठीक है, ईस्टर्न काफी चौड़ा है। सर बड़ा आपने बोला। हाँ मतलब चौड़ापन उसमें देखो, विड्थ देखिए। सर किधर ईस्टर्न ईस्टर्न काफी विड्थ है कि नहीं? और और सर जबकि- इधर ये सारे हाँ। बे ऑफ बंगाल में सारे अच्छा कोंकण क्षेत्र और मालाबार क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट वही है, मालाबार में सारे हीरो हीरोइन हाँ, रहते तो हैं, सर मालाबार वेस्टर्न को- में है ना और सर। वो कोंकण क्षेत्र गोवा में। हाँ, तो वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है। East side अच्छा में- क्या आप इसमें जो हिमालयन रीजन है इसके अलावा भी कुछ पहाड़ हैं जो मेघालय और उन सब में भी देख सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश। सर ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे देखो। हाँ सर वो Plainer is the area of Nazar you can appreciate. And आगे some बता। area it is lifted up like a plateau. And mountainous range is rated 6,000 meter high ये from पहाड़ sea level. These are the रेड three. दिख रहा है। देखो जो माउंटेन है वो 6000 मीटर ऊपर है, तो वो उसके ऊपर आइस होगा धीरे से। तो अभी मतलब जैसे थोड़ा सा है कि वो मिट्टी तो है, हाँ, अच्छा। आगे का है जो इससे लगा हुआ है वो मिट्टी मिट्टी के पहाड़ है। कभी कौन आप सा? जाते हो ऐसे मिट्टी के पहाड़ नहीं देखे क्या? सर कहाँ पर? जिसमें जोधपुर में भी जाओ तो मिट्टी के पहाड़ दिखते हैं ना, हाँ, पत्थर पत्थर। सर वो पहाड़ थोड़े से वो तो टीले हैं। धीरे नहीं कहीं आप पूरे मध्य प्रदेश में चले जाओ, सब मिट्टी, कर्नाटक में है पत्थर के पहाड़। मिट्टी का ही बनाया हुआ हाँ तो अब आगे जरा इसको ध्यान से सुनिए। Main relief patterns of India. Now there are ये क्या है various बताओ? types of soil in ये India. राजस्थान। नो नो, ये राजस्थान- इसमें Fe2O3 है, ये रेड सॉइल है। रेड एंड येलो। इसमें क्या होता है कि जो आयरन की रस्ट होती है ना ये Fe2O3, रजिस्टर में है। हाँ आयरन रस्ट, इसमें आयरन की बहुलता है। मैंने सोचा Fe2O3 तो इसलिए इसका नाम बताइए क्या हुआ? आप छोड़िए जहाँ पर भी हो। तो ये कौन सी सॉइल है बताओ? एक सैंडी सॉइल होती है, दूसरी कौन सी होती है? रेड सॉइल, तो ये कौन सी सॉइल रेड है? एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल है, रेड सॉइल कहते हैं। सर देखो तो यहाँ पे देखो एलुवियल सॉइल। अरे तो हमें एलुवियल से क्या मतलब? आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो ना। आप कहते हैं हमें एलुवियल पढ़ो।
आपको रेड सॉइल पढ़ाई जा रही, रेड पढ़ो। रेड है, रेड। क्यों बोल रहे हो कि ये राजस्थान की है? जब मैं कर्नाटक की बोल रहा हूँ तो आप राजस्थान बता रहे एरिड और रेड एक ही होता है? हो। एरिड होती यहाँ की, ये सैंडी सॉइल है। अच्छा हाँ। हाँ, ये कर्नाटक की मिट्टी देखो, कर्नाटक में कोई क्वेश्चन कर्नाटक आए ऐसा तो होता है? देखो लाल लाल मिट्टी है। हाँ बारिश भी होती है देख लो, ये कर्नाटक की मिट्टी। अब जरा ये पढ़ो तो ये बताएगा। ये alluvial soil, arid soil, so there are various soils. This is red soil which is found ध्यान से in सुनो बेटा। southern part. ये हाँ, दक्षिण देखो। भारत में पाया जाता है एंड igneous rock से बना हुआ है। That देख is लो, molten- इग्नियस जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, जो पिघल के लावा आता है, तो उसे कहते हैं आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक, अग्नि से बना है। मेटल सर एक और Golden जब वो magma सूख है, जाते हैं तो उन्हें उस- सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। वो जो सूख जाते हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फस जिसमें हाँ। बहुत ज्यादा हाँ। परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिक। ये सब अभी चीजें बताएंगे, लेकिन इग्नियस का मतलब क्या होता है? जो गड़ा पिघला हुआ हुआ होता लोहा है, आग्नेय चट्टाने, तो उनसे जो बनेगी वो कौन सी रेड सॉइल? सॉइल। रेड सॉइल। समझ में आ गई? सर पोलोग्राम कौन सा? जो भी हो वो तो कहीं से ला के डाली गई है। अभी यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ तक तो डाउट नहीं है सर ना? इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, वो पिघला हुआ जम जाता है। अब जरा आगे देखें, ये साउथ मैग्मा में यहाँ पर जो जम गया है तो उसी से रेड सॉइल ये बनी वो हुई है है। बिल्कुल रेड। It is low rainfall area where such soils are found like Odisha, Chhattisgarh, southern part of India. There it is found. So आग्नेय चट्टानें या igneous rock से बनी है, जो molten magma या volcano ज्वालामुखी के से पिघला हुआ लावा निकला है तो उससे बनी। इसमें आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे रस्टेड आयरन रेड होता है वैसा ये है। Now Black the soil. form is काला ये देखो, ये ब्लैक सॉइल है। इधर है ना तो अपना। ब्लैक सॉइल के बारे में देखें कि ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और कॉटन के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ। तो सूरत, मुंबई सब जगह क्या कॉटन मध्य इंडस्ट्री है? प्रदेश में भी है। गुजरात में पाई जाती है ब्लैक सॉइल। सॉइल। तो बाद में कीचड़ बन जाता है। क्या सर अगर एक बार इसमें खेती नहीं करे तो बाद में कीचड़ बन ये हमें पता नहीं, हम सर, इसमें इसको कॉटन confirm होता है? करके बताएं। इसमें कॉटन के लिए है, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है? तो जरा इस चीज को देखें, ब्लैक Black सॉइल। soil. It is also known as Regur soil. Regur and it soil. is ideal for growing cotton. सुनिए, So it is also known as black cotton soil. Parent rock minerals when weather then such type of soil is formed. कोई भी पेरेंट रॉक जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रॉक के टूटने से बनी है। ये कोई इग्नियस रॉक नहीं है, ये कोई भी रॉक के टूटने से बनी है। पेरेंट रॉक जब वो विदर हो जाए तो फिर उससे ब्लैक सॉइल, विदर यानी टूट फूट जाए, पेरेंट रॉक टूट जाए। तो कहीं कहीं की जमीन पहले पथरीली थी, वो टूट टूट के मिट्टी बन गई, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल बन गई। जैसे महाराष्ट्र में पथरीली जमीन हो, यस सर। अब वो वेदर्ड हो गई। सर लोनावला। तो लोनावला। ठीक है, तो अब ये देखो, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और रॉक के टूट फूट से ऐसी सॉइल बनती है। ये देखो, ये क्या है? नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल। प्राची, इसके क्या गुण हैं? लेटरेट सॉइल है सर सर इसके अंदर प्राकृतिक चीज़ ये सही कह रहे हैं, इसमें मिनरल्स का नितांत अभाव होता है। इट इज स्कैरसिटी ऑफ मिनरल्स। अगर इसमें पानी डालो तो सीपेज होता है, परकोलेट हो जाता है। लेटराइट सॉइल में सारा जो इसका न्यूट्रिएंट्स है वो इट इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब लेटराइट सॉइल, आसान भाषा। आसान भाषा में लेटराइट सॉइल में कोई भी मिनरल्स नहीं अच्छा पाया जाता। ठीक है, ये इट इज नियरली इक्वल टू इनफर्टाइल। सर ये वीडियो भेज दीजिए। इसमें कुछ उगा नहीं सकते। भेजा हुआ है। अब देखो, इसमें देखो It पढ़ो। is found in the area with high temperature and heavy rainfall. हाँ, टेम्परेचर भी ज्यादा हो। इस वजह से जो इसका मिनरल्स होता क्या? है फिर पैदल। सर बारिश तो हो गई। अरे रुक जाइए 2 मिनट, अभी आप पढ़ लीजिए फिर इंतजाम करिए। तो बताओ, जहाँ हॉट हो मिट्टी और फिर वहाँ पर क्या हो, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल हो, तो वहाँ पर सारा सब अंदर चला जाएगा कि नहीं? ये सर ठीक है, अब आगे देखो। जाए। अभी रुक जाओ, 2 मिनट पे खत्म होने वाला है, ये सब पढ़ाई 10 मिनट में। सो वो हैवी रेनफॉल की वजह से जमीन के अंदर चला जाता बात है, मत जिस करो। तरह से कौन इसका बात ऐसा कर रहा है? कलर होता है और ये पथरीली जमीन होती है। पत्थर है बस। लेटराइट सॉइल। पथराई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं।
ये क्या है बताओ? This is alluvial soil. So ये कहाँ पाई जाती है? बहुत नरम है सर। कोस्टल प्लेन। ये सब नर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, चिकनी मिट्टी। ये मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी में यही मिट्टी है, क्योंकि ये नदियाँ लाई हुई हैं, तो वहाँ इससे पानी डाल दो, खूब दिनों तक रहता है एलुवियल सॉइल। समझ में ये आएगी? पूरी बेल्ट से जाती है सर ऊपर कश्मीर। और ये सीधा सीधा कलकत्ता तक चली जाती है, यानी वहां से हिमाद्री से गंगा सागर तक। मिनरल्स ऐसे होते हैं। थोड़ा यहाँ मेघालय से तक निकल भी रहा है जाती ना। है। सब मिनरल्स होते हैं इसमें। तो इसमें मिनरल्स होंगे, वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब वाटर लॉगिंग का मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जड़ों को इस बात की समस्या हो जाती है कि उन पे एयर नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए बार बार खुदाई करनी पड़ती, गुड़ाई करनी पड़ती है, सर जिससे कि उनको एयर मिले। हाँ सर मेघालय में भी थोड़ी सी मिट्टी है। चलो, ये हम लोग अब आगे alluvial देखें। soil जो Alluvial soil, area चिकनी है, मिट्टी। ranges रेंज है, जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ चिकनी मिट्टी मिलती है। तो ये जो रिवर्स के फ्लड्स हैं, वो अपना जब सिल्ट छोड़ देते हैं तो उसमें पाई जाती है, ये मिट्टी में पानी रुक जाता है, इसमें अंदर जब रिवर में फ्लड आता है तो क्या वो अपना वो मटमैला पानी बाहर फेंक देती है, और Yes. पानी अंदर चला जाएगा, मिट्टी बाहर रह जाएगी। तो इस तरीके से ही तो प्लेनर एरिया बने हैं। रिवर में फ्लड आया तो क्या वो अपना मटमैला पानी फेंक देगी? रिवर में फ्लड जैसे बहुत ज्यादा पानी आया तो रिवर में क्या आ जाता है? मटमैला फ्लड। रिवर बहने नहीं लगती, ओवरफ्लो। तो क्या पानी आसपास के एरिया मर जाएगा, लेकिन लौटेगा पानी, मिट्टी वहीं छोड़ देगा। हाँ, सिल्ट। तो इसको कहते हैं सिल्ट। अच्छा उसी सिल्ट से कौन बना है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। अब और बिहार फिर उसी सिल्ट से हम वो मिट्टी के पहाड़ और ऐसे बच्चे बनाते हैं ना सर, वही है, मिट्टी से ही सारे बर्तन बनते हैं, इसी से, चिकनी मिट्टी से। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब जब बिहार में कैसे आ गए? बिहार एक लोअर रीजन है, इस वजह से वहाँ बाढ़ आती चली जाती है। लैंड डिग्रेडेशन बिहार में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? लैंड डिग्रेडेशन वो लोअर लेवल है, तो वहाँ पानी का, मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी तुझे पूछा था। अब देखो नहीं जाने देता, तो इस तरीके की ये जरा soil देखो, होती है। एलुवियल सॉइल। Alluvial soil में क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है, इसका क्रॉप प्रोडक्शन पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा होता है। इट इज रिच विद ह्यूमस। यूपी बिहार के अलावा, पंजाब हरियाणा के अलावा, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से जो नदियां निकलती घाट्स हैं, में जो गंगा, नदियां, वहाँ पर भी गोदावरी, सिल्ट है। कृष्णा, इन सब के जो डेल्टा बनते हैं, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की सुंदरवन soil डेल्टा, पाई जाती है। उसमें भी एलुवियल सॉइल होगी। सबसे बढ़ता है जो डेल्टा में आती है ना मिट्टी, बाद में जमा हो जाती है, तो रिवर क्या होती है? रिवर निगेटिव चार्ज होती है, और सी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो जब मिट्टियां मिलती हैं तो उनसे बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है। डेल्टा। अपोजिट चार्ज की होती है कि नहीं? हाँ। तो साथ में ये दोनों मिलती हैं, और बहुत जानवर भी मरते हैं वहाँ। तो जानवर बहुत सारे मर गए वहाँ पे। पहले तो ऐसा होने की वजह से डायनासोर और ये सब भी मरे हैं। तो नीचे उन्हीं को जो है ड्रिल करके हम लोग वही पेट्रोल निकालते हैं। डायनासोर तो जो फॉसिल हुए ना, अच्छा। जहाँ रिवर कहाँ मिलती है? सी में, वहीं पर पुराने मैमथ जीव मर गए हैं। अब Blue मर गए whale। क्योंकि वो अपोजिट चार्ज के है, वो मिट्टी में दब गए। यस सर। इतना पानी आया। बड़े-बड़े वहीं पर तो blue डेल्टा whale। है। डेल्टा क्यों बने? क्योंकि अपोजिट चार्ज है ना। अच्छा। रिवर निगेटिव चार्ज है और सी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो अपोजिट आयंस मिलेंगे तो तुरंत वो क्या हो जाते हैं? वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, समझते हो? तो ऐसे प्रेसिपिटेशन मिट्टी का भी होता है। तो वहाँ पर बड़े बड़े डेल्टा बन गए। सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर व्हाइट टाइगर रिजर्व है, Yes, sir। वो एक इसका अच्छा उदाहरण है। बंगाल टाइगर। अब जरा देखो, See, वो movies में that आएगी। is water retaining capacity is how high। देखो, water पानी इसके पर ऊपर छोड़ है। दिया जाए तो ये मिट्टी काफी समय तक गीली रहती है, और वाटर इसमें परकोलेट नहीं करता, जमीन नीचे से छन के सीप नहीं जाता। नहीं करता, जमीन के अंदर नहीं जाता। तो इसलिए मिट्टी गीली बनी रहती है, थोड़े पानी से ही काम चल जाता है और अच्छी फसल होती है। Contains various proportions of sand, silt and clay। It is desert soil, that is arid soil। Arid soil, It contains शुष्क a high मिट्टी। amount of salt, so it is saline in nature and सॉल्ट sandy इसमें texture। है। यानी कभी ऐसा हुआ होगा कि समुद्र इसको छोड़ के चला गया, तो ये सॉल्टी रह यहाँ पे गई, यहाँ पे बहुत पानी था। है ना?
पानी रहा होगा लेकिन समुद्र था पहले Evaporate छोड़ हो के गया। चला गया तो रेत बच गई। अब वो रेत तो मिट्टी बनेगी नहीं, सॉल्ट जहाँ ज्यादा होगा तो वो कभी मिट्टी बन पाएगी। तो इस तरीके से अगर इसमें लगातार बहुत दिनों तक बारिश होती रहे तो इसका साल्ट धुल के कहीं चला जाए और मिट्टी वहीं रह जाए। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे जोधपुर में बारिश हो रही तो धीरे धीरे मिट्टी में सुधार हो रहा है, साल्ट बह जाए, अब मिट्टी वहीं रह जाए तो फिर जो ये डेजर्ट सॉइल है वो धीरे धीरे अच्छी हो सकती है। लेकिन ये आपको मालूम है रेत कैसी होती है। अब देखो तो इसमें सैंड होगा, सैंड ज्यादा होगा, पानी अगर बरसेगा तो सब नीचे चला जाएगा। अब कुछ Such होगा soil is found in dry climatic condition where temperature is high. That's why water evaporates and there is lack in humus. अच्छा लेटराइट Next is laterite soil. कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ज्यादा बारिश की वजह से इसमें से सारा पानी नीचे चला जाता है और इसमें कंकड़ पत्थर ही ज्यादा बसते हैं। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे एरिया में, केरला, कर्नाटका में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसमें चाय उग सकती है, कॉफी उग सकती है, सो कैशनट उग सकते हैं। Here there are various types of soil, red soil, black soil. तो इसमें ये दिखाया गया है कि रेड सॉइल है। रेड सॉइल में क्या उग सकता है ये देखने वाली बात है। रेड सॉइल का भी पता नहीं, ग्रुप बताएगी क्या उग सकता है। तो रेड सॉइल दिखाई गई है। सर ये साउथ की साइड है। अब ब्लैक सॉइल है, ब्लैक है। और भी ये नीचे क्या है, ये सैंडी सॉइल है या कुछ भी होगी, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अब आगे Now laterite soil are shown here. आगे देखें तो पता चल रहा है। ऊपर के दो कौन से हैं सर? ग्रीन वाला सर बहुत तेज बारिश हुई है। अभी देख लेते हैं। सर ऊपर के दो कौन से हैं? बैग ऊपर रखिए। रेड और ब्लैक है ऊपर वाले। रेड और ब्लैक ब्लैक। सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र और ज्यादा पाई जाती है। गुजरात में होती है, कॉटन उगाया जाता है ना। कुछ ये ऐसी black सॉइल soil होती है कि ये जो देखो। सैंडी होती है। ये देखो, जो सैंड है, सैंड का मतलब बालू होता है, ये सब बालू और जो लोमी है जिसमें ह्यूमस ज्यादा है, हाँ बालू और जो क्ले है वो बिल्कुल क्या होती है कि नदियों से लाई हुई सिल्ट है। हाँ। ये इन तीनों के कंपोजिशन से ही सॉइल बनती है। सैंडी, लोमी और क्ले। मतलब उसमें सैंड की मात्रा सर, हो। एक मिनट अगर सैंड होगा तो क्या हवा पहुंचेगी जड़ों तक, हाँ। और थोड़ी लोमी हो तो उसमें ह्यूमस रहेगा यानी कुछ लिविंग मटेरियल, और क्ले रहेगा तो पानी बचा के रखेगी सर नीचे सैंडी नहीं। में हवा नहीं जा पाता तो? सैंड थोड़ी होनी चाहिए। सैंडी होने से क्या है कि हवा जाएगी ना, जैसे रेत है तो थोड़ा सैंड हो और थोड़ा लोमी हो और थोड़ा क्या हो, क्ले। इनके मिलने से ही सॉइल बनती है। हर सॉइल में नहीं का कंपोजिशन है। सर हवा किस में नहीं जा लोमी में। पाती? लोमी। अगर पूरी क्ले सॉइल है तो हवा नहीं जा पाएगी, अच्छा। और लोमी तो ह्यूमस है, हाँ। वो तो अच्छी ही है। तो इन सब के मिलने से ही सॉइल बनती है। ये अलग से सॉइल नहीं है टाइप, लेकिन soil। इनके मिलने से ही सॉइल बनती है। अब देखो, क्ले सॉइल में रेत ज्यादा होता है, जैसे जैसलमेर, राजस्थान में पाई जाती है। लोमी सॉइल में देयर इज इक्वल बैलेंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये सारी चीजों का एक बैलेंस होता है। तो लोमी सॉइल में सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। सैंड वो है जो अपनी उर्वरकता खो चुकी है। सिल्ट वो होता है जो पहाड़ों से नदियों लाई से हुई मिट्टी है, और हाँ। क्ले वो होता है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं जो चिपकती हो, चिकनी मिट्टी। सो हियर क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड सिल्टी सॉइल, इन तीनों का जब हम मिक्सचर कर देते हैं तो लोमी सॉइल बनती है, जिसको कि दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। That is, यानी दो मट मिट्टी का मतलब दो मिट्टियों के मिलने से जो बने, तो दो मट यानी उसमें दो मट, अच्छा दो मट तो उसको क्या कहते हैं? दो मिट्टी दैट इज लोमी सॉइल। इट इज कंटेनिंग सैंडी सॉइल And clay. क्लेई सॉइल। ठीक लोमी है, में? हैं? लोमी में। लोमी सॉइल। अगर आपके बुक में लोमी सॉइल दिया तो देखो, आप देखो। also known as alluvial soil. So here sand and this is clay. 2 मिनट का है, रुक जिससे जाओ। बर्तन बनते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी कौन सी होती है? जिसमें प्रॉपर बैलेंस। हाँ, सर। Loam soil is good चिकनी मिट्टी for clay soil। agriculture. चिकनी मिट्टी, Sandy soil क्ले सॉइल। चिकनी मिट्टी क्या होती है? Clay दैट इज क्ले सॉइल होती है। और लोमी सॉइल में अच्छा टेक्सचर है, हाँ। उसमें सैंडी भी है, पानी रुकेगा नहीं क्योंकि उसमें सैंड भी है, क्लेई भी है, दोनों मिलके बनी है कि नहीं। तो सैंडी और क्लेई के मिलने से लोमी को बहुत अच्छा माना जाता है। अब क्लेई से तो सिर्फ बर्तन बना सकते हो, ये ईंट सब भी clay बनती से। है, ईंट भी बनती है। क्ले हाँ सर हाँ, क्ले clay से, रेड क्ले से बनती है।
अब ये ये देखो अच्छी नहीं है क्योंकि डेजर्ट एरिया में पाई जाएगी। क्ले सॉइल उसमें पानी में मड होता है, अगर ज्यादा पानी पड़ गया तो मड हो जाएगा। लोमी सॉइल एरिड है, उसमें हवा पास होती रहती है। अब ये देखो So here we are seeing that clay, gravel, loam and sand इन्हीं के मिक्सचर से अलग अलग तरीके की सॉइल बजरी बनती है। कहीं पर आयरन ज्यादा है तो कहीं एल्यूमिनियम ज्यादा है तो उसके खंडर ज्यादा बदल जाते हैं। रेड सॉइल में आयरन के ऑक्साइड्स और आयरन के हाइड्रेट्स फॉर्म ज्यादा होते हैं, रस्ट ऑफ आयरन ज्यादा होता है जिससे रेड सॉइल बनती है। अच्छा ये देखो गुली इरोजन। गली इरोजन। गली इरोजन, अगर मान लो तुम्हारे खेत में से पानी निकल गया और उसने वहाँ की मिट्टी का कटाव कर दिया तो तुम्हारा खेत काम का रहेगा कि बेकार डिग्रेड हो गया। अब वो किसी काम का नहीं रहेगा। दरारें पड़ गई। दरारें पड़ गई, अब उसे तुम भर भी नहीं सकते हो। तो पानी अब वो अपना रास्ता बना लेगा, जिसके खेत में होता है उसका लाखों का नुकसान हो जाता है, जिसके खेत से पानी ऐसे निकल जाए तो उसको कहते हैं गली इरोजन। अब ये Some portion of water comes through, then a deep crack is found and that land becomes unworthy for fertilization. So such kind of agriculture के लिए ये unworthy है and इसको गुली इरोजन कहते हैं। तो बीच में इसमें ये गली बन गया। देखो कोई आदमी देख रहा है कितनी बड़ी बड़ी बन गई। This is how the land became there is a deep crack developed in the land, agricultural land. This is erosion, a kind of soil erosion. एक होता है सॉइल इरोजन की ऊपर की जो लेयर है, ह्यूमस वाली लेयर, वो डेप्लीट होकर के रिवर में बह जाए, और दूसरा है गुली। दो तरीके का है गली इरोजन, ये इसमें जैसे से पानी निकल जाए तो वो जो आपका पूरा खेत है वो खराब हो जाएगा एंड इट इज कॉल्ड गली इरोजन। आप खेत में पानी नहीं भर सकते, वो इसी में आ जाएगा। अब उसमें पानी डालोगे खेत में वो सब यहीं बह के आ जाएगा, रुकेगा ही नहीं। Such things happens अगर तेजी से पानी की स्ट्रीम आती है और किसी पर्टिकुलर अब देखो यहाँ जरा देखो, रेड सॉइल एंड दैट इज रुके 2 मिनट। ये बताओ इसमें क्या क्या चीज दिखाई गई है? जो सबसे ऊपर माउंटेन में उसका नाम बताओ। माउंटेनियस सॉइल। और जो ऑरेंज कलर की वो कौन सी है? रेड येलो रेड सॉइल है। ऐसा अरुणाचल प्रदेश में भी है। ब्लैक सॉइल बीच में। अच्छा जो ये बताओ जो प्लेनर रीजन में वो कैसी है? ब्लैक सॉइल। नो जो बताओ ये लाइट येलो है वो क्या? वो तो राजस्थान में एलुवियल ना। हाँ ये सही बता रहे हैं, एलुवियल यानी चिकनी मिट्टी। एलुवियल है ये जो येलो येलो है ना, ये एलुवियल है। और राजस्थान में जो ग्रे कलर की वो एरिड है। अच्छा ब्लैक सॉइल का कहीं कुछ आपको नाम दिख रहा कर्नाटका और केरल के टाइप में जो एक पैच दिख रहा है वो कौन सी? नहीं वो रेड सॉइल। ब्लैक है ब्लैक। कर्नाटका में आपने बोला रेड सॉइल है। वो लेटराइट है। वो मतलब ऐसे दिखाया गया है, ये कलर अलग हो गया। जो राजस्थान का वो धोखे में रख रहा है ना, लेकिन राजस्थान वाली एरिड है और जो बाकी दूसरी जगह दिख रही है वो सब कौन सी है? लेटराइट सॉइल। समझ में आ गई बात? तो ये लेटराइट सॉइल है। अब जरा देखें, आपने तो कहा था कि कर्नाटका में रेड सॉइल है। कर्नाटका में तो हाँ कर्नाटक का पूरा रेड है, सही कह रहे हो। और ये देखो अब इतना ही है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया ना? वेलकम। बारिश तो नहीं हो रही है। थैंक यू।